नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पिछले 6 माह का करंट अफेयर, जिसमें हम नवंबर से लेकर अप्रैल तक का संपूर्ण जो करंट अफेयर है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो क्लास है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, सीटी और स्टेट लेवल, साथ ही जो सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। कई दिनों से मैं देख रहा था कि आपके कमेंट आ रहे थे कि सर एक ऐसी क्लास करवा दो जिससे क्या हो कि हमारा जो करंट अफेयर की जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जगह हो। अब आज की इस क्लास लेने के बाद में करंट अफेयर से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। इस क्लास में हम बात करें तो लगभग 100 से लेकर 120 क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास में आपको सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो एग्जाम की दृष्टि से ही तैयार किए गए हैं, मतलब सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास को लास्ट तक देखना है। स्टार्ट करें क्लास को। देखो पहला क्वेश्चन देखें हम। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 19 अप्रैल 2024 को भारत ने पहली बार देश में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का किस देश को निर्यात किया है। तो देखो अब भारत क्या करने वाला है, भारत ने निर्यात कर दी है। कौन सी मिसाइल? तो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत निर्यात कर दी है। थोड़ा सा हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम बात करें तो देखो ब्रह्मोस क्या है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में हम बात करें तो इसकी स्पीड के बारे में बात करूं तो इसकी स्पीड कितनी है, तो ये 2.8 मेक की स्पीड है इसकी। मतलब हम कह सकते हैं कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना स्पीड से ये मिसाइल हिट कर सकती है, इतनी इसकी स्पीड है। और ये क्या है, सुपरसोनिक है, मतलब ध्वनि की गति से तेज है तो सुपरसोनिक हो गई। दूसरी बात ये क्या है, कि क्रूज मिसाइल है। अब देखो जो मिसाइल होती है वो दो टाइप की होती है, आपने सुना होगा। एक मिसाइल के बारे में हम बात करते हैं कि ये मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल है। या हम कभी बात करते हैं कि ये मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। जिस प्रकार आपने जो अग्नि 1 2 3 ये देखी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि ये है क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि जो क्रूज मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें अंतर क्या होता है। तो देखो मैं पहले बात करूं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, अब मान लो बैलिस्टिक मिसाइल है, यहां से इसका लॉन्च पैड है और बैलिस्टिक मिसाइल को अपन ने लॉन्च किया तो वो क्या करेगी, पहले ऊपर जाएगी, ऊपर आसमान में जाएगी। अब जो वापस ये नीचे आती है तो वो किससे आती है, ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके अनुसार ये नीचे आती है और नीचे आकर जो उसका टारगेट है उस पर हिट कर जाती है। इस मिसाइल को बोला जाता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको बोला जाता है कि ये क्या है, ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि दागो दागो और भूल जाओ। आपने पढ़ा होगा कि दागो और भूल जाओ के सिद्धांत है उस पर काम करती है बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब एक बार यदि हमने इसको फायर कर दिया तो फिर वो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी, जो उसका टारगेट है वहां से गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे क्या चले जाएगी, जो टारगेट है वो अचीव करेगी। और इसको बोला जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। साथ ही जो क्रूज मिसाइल होती है उसमें क्या होता है, जो क्रूज मिसाइल है वो कैसे काम करती है कि वो क्या करेगी, पहले ऊपर जाएगी और उसमें क्या है कि सारा इंजन लगा हुआ रहता है, उसमें रडार सेंसर सारे रहते हैं। उसको एक बार आपने यदि जो टारगेट के लिए लॉन्च कर दिया तो उसमें खुद में इंजन लगा हुआ है, तो वो क्या करेगी, बिल्कुल जो दिशा है इधर उधर कहीं पे भी घूम के जाएगी, लेकिन जो निशाना लगा हुआ है उसको हिट कर देगी। मतलब उसमें गुरुत्वाकर्षण का रोल नहीं रहता है, ये ऊपर जाती है और फिर नीचे आके फिर मान लो किधर भी दिशा में है उस दिशा में जाकर जो टारगेट है उसको हिट कर देती है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्या करेगी, पहले ऊपर जाएगी फिर गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे नीचे जाएगी और जो टारगेट है उसको हिट करेगी। तो पहले तो आपको ये चीज पता लग गई होगी कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है, ये चीज पता लग गई। और जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, दागो और भूल जाओ। अब हम बात करते हैं आपके ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड कितनी है, तो 2.8 मैक की इसकी स्पीड होती है। और हम बात करें कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो बात करूं कि इसकी क्षमता या मारक क्षमता की बात करूं तो वो है 290 किलोमीटर। कितनी, 290 किलोमीटर क्या है इसकी रेंज है। ये चीज पता हो गई। फिर हम बात करें कि आपको पता होगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। और इसके नाम के बारे में बात करूं तो भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की जो मॉस्को नदी है उसके नाम पर उसको दोनों नाम को जोड़ा और नाम क्या रख दिया, ब्रह्मोस मिसाइल इसका नाम रख दिया है। इसका जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अब निर्यात कर रहे हैं तो निर्यात करते हैं तो हम एक मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करूं। जैसे एक हमने ब्रह्मोस मिसाइल किसी देश को दी तो उसमें हमें क्या क्या देना पड़ेगा, तो यदि हम एक ब्रह्मोस मिसाइल देते हैं तो हमें क्या देने पड़ेंगे, दो। तो जो लॉन्च आपकी बात करें मिसाइल लॉन्चर है, मतलब एक सिस्टम है उसमें क्या आएगा, तो एक सिस्टम में क्या आएगा, दो तो आएंगे आपके, दो तो आएंगे मिसाइल,
दो तो मिसाइल लॉन्चर आएंगे और एक क्या होगा इसमें कंट्रोल और जो आपके कमांड सेंटर है वो रहेगा, एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, और एक क्या रहेगा उसमें रडार रहेगा। ये पूरा सिस्टम क्या हो गई, ये एक मिसाइल हो गई है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब भारत कौन से देश को कर रहा है, तो भारत अब क्या करने वाला है, जो फिलीपींस है उस देश को क्या करने वाला है, निर्यात करने वाला है, या निर्यात करने वाला नहीं, निर्यात कर दी है। कब, 19 अप्रैल 2024 को भारत ने निर्यात कर दी है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल भारत में बनी हुई है। इससे क्या होगा कि हमारा जो निर्यात है, जो हथियारों का निर्यात है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। मैं बात करूं कि वर्ष 2023-24 की बात करूं, वर्ष 2023-24 की बात करूं कि भारत ने कितने रुपए का निर्यात किया है, तो 1 अप्रैल 2024 तक की मैं बात करूं तो भारत ने टोटल बात करें तो 21,083 करोड़ रुपए का क्या कर दिया गया है, निर्यात किया है। कितना निर्यात किया है, 21,083 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। और मैं पिछले साल के बारे में बात करूं, 2022-23 की तुलना में बात करूं तो इसमें 32.5% की क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी, 32.5% की। ये क्या कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं कि जो हथियारों के निर्यात के बारे में बात कर रहा हूं, कि बाकी निर्यात नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि हथियारों में भारत ने कितना निर्यात किया है, तो 2183 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। और वृद्धि कितनी हुई है 2022-23 की तुलना में, तो हुई है 32.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। कौन से देश को, तो फिलीपींस देश को हमने क्या किया है, निर्यात किया है। यहां पर सारी चीजें क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, लिखा हुआ है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित आबादी कितनी हो गई है। तो देखो भारत की सबसे ज्यादा आबादी हो गई है अब दुनिया में, कितनी, 1.44 अरब। कितनी, 1.44 अरब जनसंख्या भारत की हो गई है। मैं बात करूं कि ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है, जिसमें बताया है कि अब दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश की है। अनुमानित ये आंकड़े जारी किए गए हैं, तो बताया गया है कि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। उसके बाद में कौन आता है, तो उसके बाद में चीन, और फिर नंबर आता है अमेरिका का। वहीं हम बात करें कि 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। कितनी, 121 करोड़ जनसंख्या थी। वहीं मैं बात करूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में यदि हम प्रतिशत देखेंगे, यदि पूरी जनसंख्या को हम 100% माने, तब हम बात करें कि जो 14 से लेकर जो 15 से लेकर 64 साल के जो आयु वर्ग के जो व्यक्ति है उनका प्रतिशत सबसे ज्यादा है। मतलब 15 से लेकर 64 साल के जो आयु वर्ग के हम लोगों की बात करें तो उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, कितना, 68%। मतलब 68% लोग हैं वो 15 साल से लेकर 14 साल के बीच में है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। आपको क्या याद रखना है कि 1.44 अरब क्या है, जनसंख्या हो गई है। यहां तक चीजें क्लियर। फिर देखो हम बात करें, ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको स्टार लगाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है और हमें समझना भी है। हम बात करें तो भारत को कौन से देश में स्थित सितवे बंदरगाह के पूर्ण संचालन का अधिकार मिल गया है। तो देखो भारत को सितवे बंदरगाह है उसके पूर्ण संचालन का अधिकार मिल गया है। ये सितवे बंदरगाह है कहां, तो ये सितवे बंदरगाह है आपके म्यांमार में। कहां पर है, याद रख लोगे क्या, मेरे साथ बोलो, कहां पर है सितवे बंदरगाह, तो सितवे बंदरगाह कहां पर स्थित है, म्यांमार में स्थित है। और ये जो सितवा बंदरगाह है ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है। तो ये आपको चीज समझ में आना चाहिए कि जो सितवे बंदरगाह है ये जो भारत सरकार का कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसका एक हिस्सा है। अब ये चीज समझ आ गई। अब देखो हुआ क्या है, अभी क्या हुआ है कि म्यांमार में, देखो यहां पर बात करें तो यहां पर सितवे बंदरगाह है, क्या है, सितवे बंदरगाह है। और इस सितवे बंदरगाह पर जो पूर्ण अधिकार है वो किसका आ गया है, भारत का आ गया है। भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है IPGL, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, इंडिया पोर्ट, इसका नाम जरूर याद रख लेना। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी को ये पूरा अधिकार मिल गया है कि वो सितवे बंदरगाह का संचालन करे। तो इसका पूर्ण अधिकार किसको मिल गया है, तो वो मिल गया है इंडिया पोर्ट ग्लोबल कंपनी को, जो कि भारत की कंपनी है। हम बात करें इससे पहले भारत के पास कौन कौन से पोर्ट है, तो आपको पता होगा कि ईरान में स्थित है चाबहार पोर्ट, ईरान में ईरान का चाबहार जो पोर्ट है उस पर भी भारत का अधिकार है। लेकिन देखो जो चाबहार पोर्ट है ना
उसमें जो शहीद बहिश्ती जो टर्मिनल है उस पर भारत का अधिकार है। मेरी बात समझो कि आप बात करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर समझो कि ईरान में क्या है और जो अभी म्यांमार वाली में उसमें अलग अलग कंडीशन है। कैसे ईरान में जो पोर्ट भारत ने ले रखा है उसमें कैसे है, उस पर पूरा उसका जो पोर्ट है वो नहीं है, कुछ टर्मिनल है जो क्या है भारत के अधिकार क्षेत्र में है। जैसे हम बात करें कि पूरा एक रेलवे स्टेशन की बात करें, पूरा रेलवे स्टेशन, हम एक पोर्ट का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन से आप करो तो पूरा रेलवे स्टेशन हमारा नहीं है, पूरा रेलवे स्टेशन है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ईरान में तो क्या है कि दो मान लो प्लेटफॉर्म है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, कि यहाँ पर पोर्ट पर कौन सी गाड़ी आएगी, क्या करना है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन सितवे की बात करूं जो कि म्यांमार में स्थित है, सितवे बंदरगाह, वहां पर क्या है, भारत का पूर्ण अधिकार है, पूरा बंदरगाह है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में है। अब हमें आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन सितवे बंदरगाह से होगा क्या। तो देखो सितवे बंदरगाह से करना क्या चाहता है भारत, इस प्रकार आपको पता होगा कि यहाँ पर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पर चिकन नेक कहते हैं जिसको हम, वहां से वो जो क्षेत्र है वो कितना है, लगभग हम बात करें तो 22 किलोमीटर का ये क्षेत्र है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको चिकन नेक कहते हैं। अब भारत क्या चाहता है कि जो भारत के जो पूर्वी राज्य है वहां से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए चीजें की जा रही है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि 22 किलोमीटर है, वहां पर मान लो कोई भी हमारे जो दुश्मन देश है चाइना पाकिस्तान, वो कोई हमला कर दे तो वो जो क्षेत्र है, वो जो रास्ता है वो हमारे लिए बहुत कम रास्ता है। वो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारे दुश्मन देश है वो वहां पर अतिक्रमण कर सकते हैं, वहां पर अपना अधिकार क्षेत्र कर सकते हैं। तो हमें पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर जाने के लिए एक बेहतर रास्ता होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो बांग्लादेश से जा सकते हैं यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य की तरफ, और एक हम क्या कर रहे हैं कि चलो ये तो ठीक है लेकिन हम क्या करें, जो कोलकाता है, कोलकाता में जो हुगली नदी है, कोलकाता में जो हुगली नदी है वहां से हम क्या करें कि जहाज के थ्रू क्या जाएं, यहां पर जाएं सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह की बात करें तो हम बात करें यहाँ पर दूरी रहेगी आपके 539 किलोमीटर की दूरी रहेगी, वहां से हम क्या पहुंचेंगे, सितवे बंदरगाह पहुंचेंगे। सितवे बंदरगाह से पहुंचने के बाद में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जो कालादान नदी है उसके थ्रू जाएंगे हम। मेरी बात सुनो, हमें करना क्या है, हमें इंडिया से जाना है पूर्वोत्तर राज्य की तरफ। अब हम पहले कैसे जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं जैसे सितवे जो आपके चिकन नेक है उसके थ्रू, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके थ्रू जा रहे हैं, और हम बांग्लादेश की तरफ जा सकते हैं। लेकिन भारत क्या चाहता है कि हमें एक से ज्यादा हमारे पास रास्ते हो, कहां पर पूर्वोत्तर राज्य है उनको कनेक्टिविटी बेहतर हो। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि कोलकाता की जो हुगली नदी है वहां से हम कहां पर जाएंगे, यहाँ पर सितवे बंदरगाह पर जाएंगे। सितवे बंदरगाह से हम क्या जाएंगे, पलातवा जाएंगे, पलातवा से हम कलातवा जाएंगे, फिर हम जाएंगे जोरिनपुर, फिर हम जाएंगे आपके लोंगलीताई, और फिर हम क्या जाएंगे सीधा मणिपुर की जो हम बात करें सॉरी जो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, वहां पर हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ से हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है सेवन सिस्टर है वहां पर सारी कनेक्टिविटी बेहतर बन जाएगी। ये क्या है, रास्ता है, मान लो कल को कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाए, युद्ध हो जाए, तो हमें हथियार वगैरह सारी चीजें पहुंचाने के लिए पूरा रास्ता तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो इसके लिए जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, प्रोजेक्ट है, वो हमने क्या किया है, लॉन्च किया है। ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुए दिख रहा है। इसमें क्या होगा, ये यहां तक तो कालादान नदी रहेगी, फिर जो ये जो रास्ता है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोड बना देंगे, रोड के थ्रू जाने वाले हैं। ये है पूरा प्रोजेक्ट की बात। आपको अभी क्या याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि सितवे बंदरगाह कहां पर स्थित है, तो म्यांमार में है। इसके बावजूद भारत के और कौन कौन से बंदरगाह पर अधिकार है, तो वो आपके ईरान का जो चाहबार पोर्ट है वहां पर शहीद बहिश्ती बंदरगाह है, वहां पर क्या है, भारत का अधिकार है। इसका काम शुरू कब हो गया था, किसका बात कर रहा हूं, ये आपके कालादान मल्टी मॉडल का। तो इसका शुरुआत हो गई थी 2016 में ही, फिर 2016 के बाद में 2023 में यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, और अब जो भारत की कंपनी है इंडिया पोर्ट ग्लोबल, उसको अधिकार क्षेत्र मिल गया है इसके संचालन का। चलिए सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सबसे पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अब देखो थोड़ा सा चीज पढ़ रहे हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देखो भारत ने, केंद्र सरकार की बात करूं मैं, केंद्र सरकार के बारे में बात करूं तो केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि हम क्या चाहते हैं कि 2030 तक हमारा लक्ष्य रखा गया है। भारत ने क्या कहा है केंद्र सरकार ने कि हमारा लक्ष्य है कि हम क्या करें, 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम उत्पादन करें। 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम मतलब एक साल में हम कितना उत्पादन करें, 5 मिलियन मैट्रिक टन का हम उत्पादन करें। ये किसका लक्ष्य है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हम एक साल में 5 मिलियन मैट्रिक टन जो हरित हाइड्रोजन है या जिसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं उसका क्या करें, हम क्या करें, उसका उत्पादन करें। ये लक्ष्य है केंद्र सरकार का। ये चीज क्लियर हो गई। वहीं मैं बात करूं, राज्य सरकार ने भी ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी की है। राज्य सरकार मतलब राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान सरकार। और राजस्थान सरकार की जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है उसमें राजस्थान सरकार ने क्या कहा है कि हमारा भी लक्ष्य है कि हम 2030 तक क्या करें, 2000 केटी
पीए क्या करें उत्पादन करें, किलो टन पर एनम क्या करें एक साल में हम इतना उत्पादन करने लग जाए। तो ये दो चीज आपको याद रहनी चाहिए। यहां से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके लेकर केंद्र सरकार का क्या लक्ष्य है, तो वो चाहते हैं कि 5 मिलियन मेट्रिक टन 2030 तक में उत्पादन करें, और राज्य सरकार क्या चाहती है कि हम 2000 केटीपीए का क्या करें उत्पादन करें। साथ ही आपको पता होगा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है या हम कहें भारत का लक्ष्य है कि हम क्या करें 2070 तक क्या करें हो जाए, 2070 तक हम 0% क्या करें कार्बन उत्सर्जन करें, जो कार्बन इमिशन है उसको हम 0% लेकर आ जाएं। ये किसका लक्ष्य है, ये है आपके केंद्र सरकार का लक्ष्य। यहां तक चीजें क्लियर है। और साथ ही सरकार का ये भी लक्ष्य है कि जब हमारे देश को आजाद हुए 100 साल हो जाए तो 2047 तक हम क्या करें कि जो ऊर्जा सेक्टर है उसमें हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब हमें कहीं से भी जो आपके निर्यात है वो चीजें नहीं करना पड़े, हम ऊर्जा सेक्टर है जो उत्पादन है उसमें हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, हमें किसी की आवश्यकता नहीं रहे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन से जो कार्बन इमिशन है, जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कितना होता है 0% होता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। और आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें जो विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है वो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे आता है। बात समझिए क्या। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कंप्लीट सारी चीजें बता दी थी, वो आप देख लोगे तब आपको ग्रीन हाइड्रोजन की सारी चीजें पता लग जाएगी। अब हम बात करें कि जो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये उद्घाटन किया गया है आपके कहां पर उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है आपके उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड में किया गया है इसका उद्घाटन। यहां तक चीजें क्लियर है। फिर देखो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर हम बात करें, देखो शैंपियन जनजाति का संबंध है, कौन सी जनजाति का, शैंपियन जनजाति के बारे में बात करें कि जो शैंपियन जनजाति है उसका संबंध। अच्छा मैंने क्या बताया था लास्ट में, अच्छा यहाँ पर उत्तराखंड बता दिया था, ये आपको क्या करना है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश करना है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में जो साकड़ी जगह है, झाकड़ी जगह है, सॉरी झाकड़ी, इस झाकड़ी में क्या हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश झाकड़ी में इसका उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पर जो सेंटर लगाया गया है, जो प्रोजेक्ट लगाया गया है उसमें क्या होगा, 8 घंटे में 14 किलोग्राम क्या बनेगी उत्पादन होगा, मतलब 8 घंटे में 14 केजी क्या होगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका क्या होगा उत्पादन होगा। मतलब अभी आपको कम लग रहा होगा लेकिन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन में बात करें इसके उत्पादन करने में जो प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रक्रिया है वो बहुत महंगी भी है, उसमें टाइम भी लग रहा है। सरकारें क्या कर रही है, अनुसंधान भी इसमें करने के लिए सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। ये है आपके, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, हिमाचल प्रदेश में राइट आंसर होगा। फिर हम बात करें चैंपियन जनजाति का संबंध क्या कहां से है, तो देखो इस जनजाति के बारे में बात करें, शैंपेन जनजाति ने अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव 2024 वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें पहली बार इस जनजाति की, शैंपेन जनजाति के जो 7 लोगों ने क्या किया है, मतदान किया है। कितने लोगों ने, 7 लोगों ने मतदान किया है। और पहली बार ये जो पूरी जनजाति है इसमें पहली बार ये मतदान किया गया है। कब किया है, 19 अप्रैल को। आपको पता है 7 चरणों में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं और जो पहला चरण था 19 अप्रैल 2024 को, वहां पर अंडमान और निकोबार में यहाँ पर जो एक लोकसभा सीट है उसके लिए यहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे, उसमें जो शैंपेन जनजाति है उसने पहली बार क्या है, मतदान किया है। टोटल यहाँ पर 98 मतदाता है, कितने हैं, 98 मतदाता है, उसमें से 7 लोगों ने मतदान किया। 2011 की जनसंख्या के अनुसार मैं बात करूं तो यहाँ पर 229 क्या है टोटल लोग हैं, मतलब इस जनजाति की टोटल जनसंख्या के बारे में बात करूं तो कितनी है, जनसंख्या के बारे में बात करूं तो वो कितनी है 229, 229 लोगों की ये जनजाति है। इसमें इस बार 98 लोग हैं वो मतदाता है, इसमें से इन्होंने 7 लोगों ने क्या किया है, मतदान किया है। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शैंपेन जनजाति का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, तो आपको सीधा निशान लगाना है, कहां से है, अंडमान और निकोबार से। बिल्कुल सही है, समझ में आ गया आपको। फिर देखो आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता है, देखो अग्नि मिसाइल के बारे में बात करूं तो इसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर, कितनी है, 2000 किलोमीटर है। और अग्नि जो मिसाइल है वो क्या है, एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आपको समझ में आ गया होगा बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। और देखो अग्नि 1 के बारे में थोड़ी सी बात करूं, ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ये किसका स्थान लेने वाली है, जो पुरानी जो अग्नि 1 मिसाइल है, अग्नि 1 मिसाइल है उसका स्थान कौन लेगी, ये अग्नि प्राइम मिसाइल लेने वाली है। मेरी बात समझिए क्या, अग्नि 1 मिसाइल है ना, ये चल रही थी पहले, अब इसको हटाकर कौन सी मिसाइल काम में ली जाएगी, तो वो है आपके अग्नि
प्राइम, इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। जो अग्नि प्राइम मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 2000 किलोमीटर क्या है इसकी मारक क्षमता है। हम बात करें जो अग्नि 1 मिसाइल है इसका परीक्षण सबसे पहले कब किया गया था, तो अग्नि 1 का परीक्षण के बारे में बात करूं, इसका सबसे पहले परीक्षण कब किया गया था, तो ये किया गया था 1989 में, और 2004 में भारतीय जो सेना है उसको इस मिसाइल को सौंप दिया गया था। और उस समय इसकी रेंज के बारे में बात करूं तो 700 से लेकर 900 किलोमीटर की क्या थी इसकी मारक क्षमता थी। अब क्या कर दिया गया है कि जो अग्नि 1 मिसाइल है उसके स्थान पर अग्नि प्राइम मिसाइल है वो यूज में ली जाएगी। अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में बात करूं तो ये 2000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, और ये जो है मिसाइल है वो उसके बारे में बात करूं तो इसका वजन कितना है, तो 1500 से लेकर 3000 किलोमीटर का वजन है, 34.5 फीट लंबाई की ये मिसाइल है। ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको मारक क्षमता याद रहनी चाहिए। उसके बाद आपको ये याद रहना चाहिए कि ये जो मिसाइल है अग्नि प्राइम या अग्नि 1 मिसाइल है उसका स्थान लेने वाली है। यहां तक चीजें क्लियर। और ये क्या है, एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर देखो हाल ही में किस देश ने अंडर वाटर ड्रोन विकसित किया है जो लंबे समय के लिए समुद्र के अंदर रह सकती है, तो देखो ये काम किया है अमेरिका ने। किसने, अमेरिका ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है। ड्रोन मतलब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ड्रोन सुनते ही कि एक हवा में उड़ने वाला, या हम कह सकते हैं कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी जिसको हम कहते हैं, यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये क्या होता है, देखो एक तो एरियल व्हीकल होता है, एक बोलते हैं अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, यूयूवी। इन दोनों में अंतर समझो। एक तो होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एरियल मतलब हवा, तो एक हवा में करने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनको एरियल व्हीकल बोलते हैं, जिसे हम ड्रोन बोलते हैं। एक चीज अब अमेरिका ने बनाई है जिसका नाम है अंडर वाटर अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। तो उसमें व्यक्ति नहीं होगा, अनमैन्ड मतलब बिना व्यक्ति के, अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर, व्हीकल मतलब चलने वाला। तो इसको भी क्या बोल दिया गया है, नाम ड्रोन दे दिया गया है। ये जो ड्रोन है वो एक मांटा रे मछली है, मांटा रे एक मछली है, उसके आकार का ये जो ड्रोन होने वाला है। ये ड्रोन समुद्र के नीचे जा सकता है, कोई भी प्रकार की कोई आवाज नहीं करता है, और आप इसकी फोटो भी गूगल पे सर्च करके देखोगे तो सेम आपको कोई मछली होती है वैसा दिखाई देने वाला है। ये काफी लंबे समय तक कहां पर रह सकता है, समुद्र के अंदर रह सकता है, और किसी भी प्रकार की जो मिसाइल वगैरह ये लॉन्च करना है, जासूसी करना है, वो सारी चीजें ये जो ड्रोन है वो कर सकता है। किसने तैयार किया है, तो अमेरिका ने ये चीजें तैयार की है। फिर हम बात करें लोकसभा आम चुनाव 2024 में, वर्ष 2019 के मुकाबले राजस्थान में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत कहां पर दर्ज किया गया था। तो देखो मैं बात करूं सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत का, तो सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत राजस्थान की बात करूं तो किया गया था कहां पर, बाड़मेर में। बाड़मेर में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया था, कितना, तो 76.50%। कितना, 76.50% मतदान दर्ज किया गया था। आपको याद रखना है कितना, 76.50%। हम बात करें राजस्थान की तो आपको पता होगा राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीट है। इसके लिए इलेक्शन हुआ था कितने चरणों में, 2 चरणों में। कब कब, एक तो 19 अप्रैल को और एक 26 अप्रैल को। 19 अप्रैल को 12 सीटों में इलेक्शन हुए थे, और बाकी बची हुई जो 13 सीटें हैं उनके इलेक्शन कब हुए थे, 26 अप्रैल को हुए थे। यहां तक चीजें क्लियर है। टोटल मतदान कितना हुआ राजस्थान में, तो वो हुआ 62.10%। कितना, 62.10% मतदान हुआ राजस्थान में। देखो ये आंकड़ा पूछा जा सकता है तो अच्छे से याद रखना, कितना मतदान हुआ राजस्थान में, तो 62.10% का क्या हुआ, मतदान हुआ। मतदान में वृद्धि हुई या कमी हुई, तो बिल्कुल कमी हुई। कितनी, तो 4.84% की क्या हुई, कमी हुई। आपसे ये भी याद रखना है कमी कितनी दर्ज की गई, तो 4.84% की क्या दर्ज की गई थी, कमी दर्ज की गई थी। मुझे बताओ सारी चीजें याद आ जाएगी क्या। सबसे ज्यादा मतदान कहां पर हुआ, बाड़मेर में। कितना, 76.50%। टोटल मतदान कितना हुआ राजस्थान में, तो 62.10% मतदान हुआ। कमी कितनी हुई, तो 4.84% की कमी हुई। टोटल लोकसभा सीटें कितनी है, 25 है, जिसमें 12 के लिए 9 अप्रैल को और 13 बची हुई थी उसके लिए 26 अप्रैल को इलेक्शन हुए थे। यहां तक ये चीजें क्लियर। फिर देखो आगे बात करते हैं। आगे बात करें वन विभाग और गाना केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भरतपुर द्वारा की गई 41वीं सारस गणना 2024 के अनुसार भरतपुर में सारस की संख्या कितनी है। तो देखो हुआ क्या है, हाल ही में, या मैं बात करूं अप्रैल में, जो सारस है उनकी जनगणना की गई थी, और सारस की जनगणना में ये पाया गया कि टोटल जो सारस है वो कितने हैं, वो है 143, 143 सारस है वो इस बार है। कहां पर, भरतपुर की बात की जा रही है। और हम बात करें कि इसमें क्या हुई है, तो इसमें कमी आई है। कितने की कमी आई है, तो देखो पहले के मुकाबले हम बात करें 2023 में ये जो गणना की गई थी
2023 में गणना की गई थी तब 185 क्या थे टोटल सारस थे, लेकिन अब देखो कितने हो गए हैं, अब 143 हो गए हैं। तो हम बात करें इसमें 42 की कमी दर्ज की गई है। कितनी कमी कितनी हो गई है, 42 सारस की कमी दर्ज की गई है। यहां पर बात करें इस बार कितने हैं 2024 के अनुसार, तो 143। 2022 में कितने थे, 2022 में 100, सॉरी 2023 में कितने थे 185, 2024 में 143। वही मैं बात करूं कि जो इसमें देखो ये तो बता रहा हूं ये पूरी कौन सी भरतपुर की है, लेकिन मैं बात करूं कि जो गाना केवला दे नेचुरल ये आपके वो है आपके रिजर्व है, हम बात करें सॉरी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में बात करूं तो राष्ट्रीय उद्यान में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। गाना पक्षी विहार है उसके बारे में बात करूं, जो रिजर्व है वहां पर बात करें तो टोटल 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2023 में यहां पर 12 थे टोटल सारस, अब कितने हो गए हैं, अब हो गए हैं आपके 15। तो देखो यहां पर आपके भरतपुर में पूछे तब कितने बताओगे 143, और वहां पर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में बताओगे तो वहां कितने बताओगे आप, टोटल कितने हो गए हैं 15 हो गए हैं। चीजें क्लियर। फिर देखो आगे बात करें, आगे बात करते हैं स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना के तहत कितने छात्र को विदेशी संस्थाओं में पढ़ाई करवाई जाएगी। अब आपको पता होगा कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक योजना है, कौन सी योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक योजना है, उसका नाम चेंज कर दिया है भजनलाल सरकार ने। अब इसका नया नाम क्या होगा, इसका नया नाम होगा विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है कि टोटल जो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसके अनुसार 1 से लेकर 50 तक के जो विश्वविद्यालय होंगे उसमें भारत राजस्थान के जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं। साथ ही इसमें कितने बच्चे पढ़ेंगे, तो इसमें टोटल 500 बच्चे पढ़ने वाले हैं। कितने, 500 बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें से मैं बात करूं कि जो 200 बच्चे होंगे ये तो कहां पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे देश में, और जो 300 बच्चे होंगे वो कहां पढ़ेंगे, विदेश में। इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं आय के आधार पर, जिसकी आय समस्त स्रोतों से विद्यार्थी और जो उनके फैमिली मेंबर है, जो परिवार है उसके समस्त स्रोतों से यदि 8 लाख रुपए की 8 लाख या उससे कम की आय है तो वो E1 श्रेणी में आता है। 8 लाख से लेकर 25 लाख की है तो E2, 25 लाख से ज्यादा है तो E3 श्रेणी। ऐसे 3 श्रेणियां बनाई गई है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें लिखा गया है कि जो देश में पढ़ने वाली जो संस्थाएं होगी उसमें ओनली E1 श्रेणी के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कौन सी श्रेणी, E1 श्रेणी के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। E1 का मतलब क्या है, जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख रुपए से क्या है, 8 लाख रुपए से कम है। तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर पूछा है, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं पूछा है टोटल कितने छात्र पढ़ेंगे, यहाँ पूछा है विदेशी संस्थाओं में। तो विदेशी संस्थाओं में कितने पढ़ने वाले हैं, 300 बच्चे पढ़ने वाले हैं। जो क्यूएस रैंकिंग होती है, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, उसमें 1 से लेकर 150 तक के जो यूनिवर्सिटीज आएगी उनमें इसका नाम है। फिर देखो चीजें क्लियर है। यहाँ पर मैं बात करूं, अभी क्यूएस रैंकिंग भी जारी की गई थी अप्रैल में, आपको पता होगा। उसमें बताया गया है कि जो भारत की बात करूं तो सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो जेएनयू यूनिवर्सिटी है, वो प्रथम स्थान पर है। फिर देखो आगे बात करें अपन, फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये चीजें क्लियर हो गई। देखो लिखा हुआ है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद सलेम, अली मोहम्मद, रजा खान या डैनियल आरवे। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन के बारे में बात करूं तो क्या होगा, मोहम्मद सलेम को ये जो पुरस्कार दिया गया है बेस्ट फोटो के लिए। और बेस्ट फोटो ये है, आपको ये फोटो दिख रही है, ये फोटो है जिसमें क्या हो रहा है कि गाजा में, आपको पता होगा कि गाजा फिलिस्तीन में जो वॉर हुआ था उसमें जो आपके मोहम्मद सलेम है उन्होंने ये फोटो क्लिक की है, जिसमें ये आपको एक महिला दिख रही है, इसका ये भतीजा है, उसको लेकर ये इनकी डेथ हो गई थी तो वो लेकर ये रो रही थी। तो ये फिलिस्तीनी एक महिला है, तो इसकी उन्होंने फोटो क्लिक की थी मोहम्मद सलेम ने, और इस फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। आपको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मोहम्मद सलेम को। मुझे बताओ चीजें क्लियर हो गई क्या, ये आपके फिलिस्तीनी एक महिला है। फिर देखो हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं बात करूं तो दिनेश त्रिपाठी जी हैं, दिनेश त्रिपाठी जी हैं, इनको क्या नियुक्त किया गया है, भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे, तो आपको याद होगा जो आर हरि कुमार है, कौन थे, आर हरि कुमार है, वो क्या थे, नौसेना के चीफ थे। अब नए कौन बन गए हैं, मेरे साथ बोलो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकता है, कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं दिनेश त्रिपाठी। चीजें क्लियर है। ये कौन से क्रम के हैं, तो ये 26वें क्रम के हैं, दिनेश त्रिपाठी जी है ना, ये 26वें क्रम के हैं। कौन से हैं, 26वें क्रम के हैं। जो आर हरि कुमार है ये 25वें क्रम के थे। यहां तक चीजें क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, अनिल प्रभात। अनिल प्रभात के बारे में बात करूं तो ये क्या है, एनएसजी के प्रमुख इनको बनाया गया है। ये क्या है, एनएसजी का प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अप्रैल का करंट अफेयर है कि जो
हम बात करें तो एनएसजी का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है नलिन प्रभात को बनाया गया है। आपको पता होगा एनएसजी 1984 में बनाया गया था, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसके बाद में इसका गठन किया गया था। और इसको आपको ब्लैक कैट कमांडो भी इन्हें कहा जाता है। एनएसजी कमांडो काले कपड़ों में आपने देखा होगा, जब गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसमें आपको देखा होगा कि जो ब्लैक कैट कमांडो होते हैं वो एनएसजी होते हैं, जो कि जो आतंकवादी घटनाएं हैं, ऐसी जो एक विपरीत परिस्थिति है उसमें ये काम करती है, जिसका स्लोगन है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इसका क्या है स्लोगन है। 1984 में बनाई गई थी जो ब्लू स्टार जो हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद में इसको अमृतसर में उसके बाद में इसको बनाया गया था। फिर हम बात करें आगे संजय नायर जी की बात करें तो ये जो एसोचैम है, एसोचैम है उनके क्या बनाए गए हैं, एसोचैम है उनका इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ये चीजें क्लियर। मनोज पांडे के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखो आगे बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा किसे 16वें वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, तो यहां पर नाम आता है आपके मनोज पांडे जी का नाम दिख रहा है। मनोज पांडे जी का कहीं पे देखो ये रहा, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होने वाला है। आपको पता होगा 16वें वित्त आयोग के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपके अरविंद पनगड़िया, अरविंद गड़िया है वो क्या है इसके अध्यक्ष है। नाम याद रखना है, कितने अरविंद पनगड़िया है वो अध्यक्ष है 16वें वित्त आयोग का। वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है 280। और बात करें इसमें टोटल 4 क्या है सदस्य हैं, में सदस्य हैं इसमें 4 सदस्य हैं, जिनमें हम बात करें एक तो आपके अजय नारायण झा, कौन है अजय नारायण झा, ये नाम लिखा हुआ। एक सौम्या कांति घोष है, उसके बाजू में बात करें एनी जॉर्ज मैथ्यू है। देखो 4 हो गए ना, एक तो देखो मनोज पांडे, अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष और आपके एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये 4 क्या है सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया है, कौन सा है 16वें क्रम का है, एनके सिंह 15वें वाले के थे, और अनुच्छेद कौन सा है 280 है। मुझे बताओ यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या, चीजें क्लियर। फिर देखो हम थोड़ा सा आगे बात करें, आगे आपको हम बात करें नईमा खातून के बारे में बात करें तो यहां से एक चीजें पूछी जा सकती है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, कौन सी, जो आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है एएमयू जिसको हम बोलते हैं एएमयू, उनकी पहली एमयू की पहली महिला कुलपति है। ये याद रह जाएगा क्या कि जो नाइमा खातून है ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उनकी पहली महिला कुलपति इन्हें नियुक्त किया गया है, याद आ जाएगा। अब हम बात करें थोड़ा सा, ठीक है चीजें क्लियर हो गई है, यहाँ पर और कोई चीजें आपके है नहीं, ये थोड़ा सा 16वां वित्त आयोग है, अच्छे से याद करना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सदस्य भी आपको याद रखने हैं। फिर देखो आगे बात करें, आगे बात करें हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मन द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था। देखो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में बात करूं तो देखो आपको देखो सूचकांक वाली सारी चीजें है ना, मैं एक बार आपसे बात करूं, देखो यहाँ पर मैं एक बार सूचकांक सारे आपको एक साथ करवा देता हूं। सूचकांक तो ये रहे आपका सूचकांक। देखो इसमें हम बात करें कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 की बात करूं तो इसमें समग्र रूप से शीर्ष पर कौन थे, तो 20 देश शीर्ष पे थे। भारत का स्थान कौन सा था, 111वां था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग सूचकांक के बारे में बात करूं तो वो स्विट्जरलैंड टॉप पे था। टोटल हम बात करें भारत का रैंक कौन सा था, 56वां स्थान था। एशिया पावर इंडेक्स की बात करूं तो 2023 में 2024 में भी दोनों में कौन है, अमेरिका टॉप है, और दोनों में ही भारत का स्थान कौन सा है, आपके चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की बात करूं 2024 की बात करूं दोनों में अमेरिका टॉप पर है और भारत का स्थान चौथा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के बारे में बात करूं तो प्रथम 3 स्थान पर तो कोई नहीं है और भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान भारत का है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की बात करूं तो स्विट्जरलैंड टॉप पर है, भारत का 40वां स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करूं आइसलैंड टॉप पर है और भारत का स्थान कौन सा है, 126वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में बात करूं तो इसमें आइसलैंड टॉप पर और भारत का 127वां। देखो आपको याद रखना है, जेंडर गैप की बात करें तो 127वां और पीस की बात करें तो कौन सा 126वां स्थान है। फिर प्रेस स्वतंत्रता की बात करूं तो नॉर्वे टॉप पर, भारत का 161वां स्थान। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करूं, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करूं तो फिनलैंड टॉप पर 126 पर भारत है। और लोकतंत्र सूचकांक की बात करूं तो डेनमार्क टॉप पर, भारत का 108वां स्थान है। और बौद्धिक संपदा की बात करूं तो अमेरिका टॉप पर और हम बात करें 42वें स्थान पर कौन है, भारत है। तो यहां तक चीजें क्लियर। अब देखो थोड़ा सा आगे बात करें, यहां पर हम कहां पे थे, देखो क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी लेकिन यूजफुल बहुत ज्यादा रहेगी। तो आपको कहीं पे भी ये लगे कि भाई अब बोर हो रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा
वीडियो को पॉज करके चाय वाय पी लेना और वापस आपके शुरू कर देना, क्योंकि यहाँ से आपके कम से कम 5-10 जो क्वेश्चन हैं वो बनने वाले हैं। देखो पहली बात तो कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है वो जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मन द्वारा ये जारी किया जाता है। कुल देश कितने हैं, तो टोटल 180 देशों ने इसमें इसकी रैंकिंग जारी की गई है। टॉप पर कौन है, तो हम बात करें जो डेनमार्क है वो कौन है, टॉप पर है। टॉप पर कौन है, डेनमार्क है, वो क्या है, टॉप पर है। वहीं मैं बात करूं भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है आपके 93वां स्थान है। याद रह जाएगा क्या, मेरे साथ बोलो कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो वो है 93वां स्थान है। सबसे बॉटम पर कौन है, 180वें पे कौन है, तो सोमालिया है। सोमालिया है ना, वो क्या है, बॉटम पर है, सबसे नीचे सोमालिया है। टॉप पर कौन है, डेनमार्क है। भारत का स्थान कौन सा है, 93वां है। जारी किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे देखें, आगे हम बात करें 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे। आपको याद होगा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह जिस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, वो कौन थे अपने यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। हम बात करें थीम क्या थी, इस बार थीम के बारे में बात करें। थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो 75वां गणतंत्र दिवस था उसकी थीम क्या थी, तो थीम थी भारत लोकतंत्र की मातृका। भारत लोकतंत्र की मातृका, मतलब या कह सकते हैं जननी, कि जो भारत है वो क्या है, लोकतंत्र की जननी है। राजस्थान की आपको पता होगा, याद होगा, राजस्थान की झांकी थी जिसमें विकसित भारत में पधारो हमारा देश, ये उसकी वो थीम थी कि विकसित भारत में पधारो हमारा देश क्या थी, राजस्थान की जो झांकी थी उसकी थीम थी। और इमैनुअल मैक्रोन कौन थे, राष्ट्रपति थे। चीजें क्लियर है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फिर देखो बात करें 9 जनवरी 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सर्वोच्च मूर्ति स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया था। ये चीजें आपको याद रखनी है। कहां पर किया गया था, तो ये किया गया था आपके आंध्र प्रदेश में। कहां पर, आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी लंबाई के बारे में बात करूं तो 206 फीट लंबी ये थी। कितनी, 206 फीट लंबी ये मूर्ति थी। और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था, तो इसका उद्घाटन किया गया था आपके जो विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश में है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। किसकी मूर्ति थी, तो आपसे देखो 3-4 चीजें यहाँ पर पूछी जा सकती है। पहले आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया कि स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है वो किसकी मूर्ति है, तो किनकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। कहां पर बनाई गई है, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। कितनी फीट लंबी है, तो 206 फीट लंबी है। इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर लिखा हुआ 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 में मिस मरवन का खिताब किसने जीता था। इसका मिस मरवन का खिताब, तो देखो हम थोड़ा सा बात करें आपके अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का, तो देखो अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के बारे में बात करूं तो कब से कब तक मनाया गया था, तो 12 से लेकर 14 जनवरी 2024 में क्या मनाया गया था, तो अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया था। कहां पर, बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। और थीम क्या थी, इसके थीम के बारे में बात करें तो थीम थी आइकन ऑफ बीकानेर, क्या है इसकी थीम है। अब देखो आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि, एक मिनट रुकना, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो आपसे पूछा है कि यहाँ पर मिस मरवन का किताब किसे दिया गया था, तो हर्षिता मारू है, इन्हें किताब दिया गया था। किसका, मिस मरवन का। मैं बात करूं मिस्टर बीकाना किसने जीता था, मिस्टर बीकाना। मिस्टर बीकाना के बारे में बात करूं तो ये जो अवार्ड है वो दिया गया था श्रीकांत व्यास को। किसको, श्रीकांत व्यास को दिया गया था मिस्टर बीकाना। और वही बात करें कि मिसेस मरवन के बारे में बात करूं, मिसेस, देखो यहां पर बात करें मिस मरवन है और ये क्या है, मिसेस मरवन है, मतलब जिनकी शादी हो गई है, मिसेस मरवन की बात की जा रही है। ये अवार्ड दिया गया था आशा आचार्य को। किसको, आशा आचार्य को। याद रह जाएगा क्या, चीजें क्लियर है। किसको, मिस मरवन का किताब किन्हें दिया गया था, तो हर्षिता मारू को। यहाँ तक चीज क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे नियुक्त किया गया है,
हम बात करें नेता प्रतिपक्ष की, कौन है, तो टीकाराम जूली है, वो कौन है, नेता प्रतिपक्ष है, कौन है, टीकाराम जूली। बाकी मैं बात करूं कि 16वीं विधानसभा के बारे में बात करूं तो टोटल महिलाएं कितनी इस बार चुनी गई हैं, तो 20 महिलाएं हैं, जो क्या है 16वीं विधानसभा में। एमएलए कितनी हैं, तो 20 महिलाएं एमएलए हैं, जिसमें बात करूं 9 तो कौन है, 9 तो बीजेपी से हैं, और 9 ही कहां से हैं, कांग्रेस से हैं, और 2 क्या है, निर्दलीय हैं। टोटल 20 हैं, जिनमें बात करूं कि मंत्री कौन है, तो मंत्री 2 है। 2 कौन है, एक तो आपके अनीता बघेल और एक अपने जो उप मुख्यमंत्री जी है दिया कुमारी जी। ये 2 क्या है आपके जो मंत्री पद है। आपसे पूछा जा सकता है कि इन 20 में से मंत्री कौन है, तो मंत्री कितनी है, मंत्री है आपके 2, याद रह जाएगा। और टीकाराम जूली है, वो क्या है, नेता प्रतिपक्ष है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो अजमेर लोकसभा क्षेत्र से वासुदेव देवनानी जी है, वो क्या है आपके बात करें विधानसभा अध्यक्ष है। वही बात करें मुख्य सचेतक, आपने अलग से एक वीडियो बना के मैंने बताया था मुख्य सचेतक कौन होता है, क्या काम रहते हैं, तो आपके जोगेश्वर गर्ग है, वो क्या है, मुख्य सचेतक है। चीजें क्लियर। फिर देखो आगे देखें, आगे लिखा हुआ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2024 का संस्थागत श्रेणी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होगा 23 जनवरी को क्या होता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इस बार बात करूं मैं आपके नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है उसको उत्तर प्रदेश उसको दिया गया है, जिसने बात करें उत्तराखंड में भी जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी उसमें इन्होंने बहुत शानदार काम किया गया था, इसके लिए अवार्ड दिया गया है। यहां तक चीजें क्लियर। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। तो देखो आपको याद होगा मोहन बोनप्पा और जो आपके मैथ्यू एबडेन हैं, इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। इसके बारे में और चीजें देखें तो हम बात करें कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, पुरुष एकल, और एक पूछा जा सकता है महिला एकल, महिला एकल। तो देखो पुरुष एकल के बारे में बात करूं तो पुरुष एकल के बारे में बात करें तो जो आपके जैनिक सिनर है, जैनिक सिनर है, इन्होंने किसका जीता था, पुरुष एकल किताब। और महिला एकल की बात करूं तो जो आपके आर्यन सबलेंका है, बेलारूस से है ये आर्यन सबलेंका, इन्होंने जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसका किताब जीता था। आपको पता है 4 ओपन होते हैं, तो इसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसमें संयुक्त का किसने जीता, रोहन बोनप्पा जो कि भारत के हैं, रोहन बोनप्पा, और आपके मैथ्यू एबडेन ने जीता था। पुरुष एकल का जैनिक सिनर ने, और महिला एकल का आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस से खिलाड़ी है। यहां तक की चीजें मुझे बताओ, सारी चीजें क्लियर हो रही है क्या। फिर देखो आगे बात करते हैं, चर्चा में रहा अटल सेतु के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। अटल सेतु के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है अटल बिहारी, क्या नाम है, अटल बिहारी, आपके पूरा नाम जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवाहा, सेवारी आपके नहावा, नहावा, ये क्या है, इसका पूरा नाम है जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, अटल सेतु। अब देखो आपसे स्टेटमेंट क्या दिए गए हैं कि ये देश का पहला सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, सबसे लंबा समुद्री पुल है, और ये लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है। कितना, 21.8 किलोमीटर लंबा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन सत्य हो जाते हैं, तो दोनों क्या है, आपसे क्या पूछा है, सत्य पूछा है, तो दोनों क्या है, सत्य है। कितना है, 21.8 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन है ये। और हम बात करें इसमें टोटल समुद्र पे कितना है, तो देखो 16.5 किलोमीटर तो कौन किस पर है, 16.5 किलोमीटर तो किस पे बना हुआ है, समुद्र पे है। और जमीन पे कितना है, तो पीछे बचा हुआ आपके जो 5.5 किलोमीटर है, कितना 5.5 किलोमीटर है, ये किस पर बना हुआ है, जमीन पर बना हुआ है। ये कौन सा है, 6 लेन है, मतलब 6 लेन है। इसके बारे में बात करें, इसकी आधारशिला दिसंबर 2016 में रखी गई थी, और उद्घाटन कब किया गया था, तो 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये क्या है, देखो देश की जो सबसे पहला प्रमुख पहली महिला, तो ये चीज आती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देश का सबसे लंबा है, सबसे लंबा है तो इंपॉर्टेंट है, और समुद्री पुल है, सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, अटल सेतु। फिर देखो आगे बात करें,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो देखो आपको याद होगा 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम है आपके एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसको हम बात करें GSLV C57 से लॉन्च किया गया, सॉरी 58 से लॉन्च किया गया था। किससे? GSLV C58 से लॉन्च किया गया था। C57 से आपको पता होगा आपको, चलो ठीक है, आप एक काम करो, ये बताओ कमेंट में अभी तुरंत कि GSLV C57 से किसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर देखो आगे बात करें। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित आर्यन सिंह का संबंध कहां से है? तो देखो आर्यन सिंह के बारे में बात करूं तो इनका संबंध है कोटा से। कहां से है? आर्यन सिंह का संबंध कोटा से है। इन्होंने एक जो एग्रोबोट है, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर में काम आने वाला जो रोबोट है वो इन्होंने बनाया था, एग्रोबोट बनाया था। आपको पता होगा कि जो ये आपके जो बाल पुरस्कार है ये दिए जाते हैं, टोटल 7 क्षेत्र में ये बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार 2024 में, वर्ष 2024 के बारे में बात करूं तो 19 बच्चों को ये दिया गया था। कितने बच्चों को? 19 बच्चों को ये आपके जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो प्रदान किए गए थे। टोटल 7 क्षेत्र में दिए जाते हैं, 7 क्षेत्र में दिए जाते हैं। और राजस्थान के जो कोटा में रहने वाले आर्यन सिंह हैं इनको दिया गया था। आर्यन सिंह ने क्या किया था? तो AI पर आधारित एक एग्रोबोट बनाया था इन्होंने। एग्रोबोट क्या होता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बोट होता है, रोबोट होता है, ये क्या करेगा, कितनी प्रतिशत सिंचाई हो रही है, कब पानी पिलाना है, ऐसी चीजें को जो जानकारी है जो AI पर आधारित है वो ये देता है। 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें पुरस्कार दिया जाता है? तो देखो बहादुरी, विज्ञान जिसे आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोलते हैं, पर्यावरण, कला, सामाजिक सेवा, खेलकूद, जो खेलकूद है, इन 7 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने बच्चों को दिया गया था? 19 बच्चों को दिया गया था। राजस्थान का कौन था? तो आर्यन सिंह राजस्थान के हैं। राजस्थान में कौन से जिले से हैं? तो कोटा से हैं। चीजें क्लियर है? और किसके लिए इन्होंने एक एग्रोबॉट बनाया था? उसके लिए। फिर मैं बात करूं जनवरी 2024 को कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको पता होगा कि 25 जनवरी 2024 को होम मिनिस्ट्री द्वारा घोषणा की गई थी, पद्म अलंकरण है उनकी। जिसमें बात करूं टोटल 5 क्या थे? पद्म विभूषण। कितने? 5 पद्म विभूषण थे। 17 क्या थे? पद्म भूषण। विभूषण, विभूषण। और 17 क्या थे? 17 पद्म भूषण। और वहीं मैं बात करूं 110 क्या थे? पद्म श्री। 110 इनकी घोषणा की गई थी होम मिनिस्ट्री द्वारा। 5 क्या होंगे? 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री। इसमें राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में जो 5 लोगों को दिया गया था पद्मश्री, और पद्मश्री कितने दिए गए थे? 4 दिए थे। आगे चीजें हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर बात करें कितने लोगों को दिया गया था, तो 5 लोगों को दिया गया था। कौन कौन है इन 5 पे? तो एक तो आपके श्रीमती विजय मालावली जो कि कला के क्षेत्र में है, ये तमिलनाडु से, इनको दिया गया था। फिर हम बात करें कोनीदेला चिरंजीवी है, इनको दिया गया था कला के क्षेत्र में, ये आंध्र प्रदेश से है। एम वेंकैया नायडू है, आपको पता ही है, सार्वजनिक सेवा, ये आंध्र प्रदेश से, इनको पुरस्कार दिया गया था पद्म विभूषण। और श्री बंदेश्वर पाठक है जो कि सामाजिक कार्य करते हैं, बिहार से, इनको दिया गया था। और श्रीमती प्रभा सुब्रमण्यम, ये कला के क्षेत्र से हैं, तमिलनाडु से हैं, इनको दिया गया था। इन टोटल 5 लोगों को ये पुरस्कार इस बार दिया गया था। चीजें क्लियर? फिर देखो आगे बात करें। जनवरी 2024 में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? देखो अभी हमने पढ़ा था किसने जीता था, जैनिक सिनर है, उन्होंने जीता था। अभी हमने देखा ही था इसके बारे में, तो यहाँ के बारे में कुछ बताना नहीं होगा। पुरुष महिला के बारे में बात करूं तो आपको पता होगा आर्यन सबलेंका ने जीता था जो कि बेलारूस से है। फिर देखो आगे बात करें 2024 को भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया था? तो आपको याद होगा किसके के बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात है जो यूएई है, यूएई और भारत के बीच में जो डेजर्ट साइक्लोन है ये युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। इस बार कब किया गया था? तो 2 से लेकर 15 जनवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? तो बीकानेर में आयोजित किया गया था। कहां पर? बीकानेर में आयोजित किया गया था। और ये इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका प्रथम संस्करण था। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि जो डेजर्ट साइक्लोन है उसका आयोजन किस दो देशों के मध्य किया जाता है, तो क्या बताओगे? भारत और यूएई के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर किया गया था इस बार? तो बीकानेर में। फिर जब आगे बात करें, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला प्रथम यूरोपीय देश फ्रांस है।
आगे लिखा हुआ है कि शेंगेन क्षेत्र में यूरोपीय संघ के 27 देशों सम्मिलित है। तो देखो ये कथन गलत हो जाता है, इसमें 27 देश सम्मिलित नहीं है, इसमें कुल 23 देश ही सम्मिलित है। जो क्या दिया जा रहा है, जो आपको पता है शेंघाई यूरोपियन हम बात करें, यहाँ पर ओलंपिक है तो इसके लिए ये दिया गया है, आपके शेंघाई वीजा जारी किया गया है। तो देखो हमें क्या बताना था, कथनों पर विचार कीजिए, सत्य बताना था। तो अच्छा ये लिखा हुआ नहीं, प्रथम यूरोपीय देश, यहाँ पर आप लिखो कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। तो देखो कौन सा है, पहला कथन है वो सत्य है। ठीक है, क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। आगे लिखा है जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किसके सहयोग व समर्थन से लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया था। तो किसके साथ बात करें, विश्व आर्थिक मंच है इसके सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से, विश्व आर्थिक मंच है इसके सहयोग से ये किया गया था। यहाँ तक चीजें क्लियर है। आपको पता है 15 से लेकर 19 जनवरी 2024 के बीच में दावोस है, वहां पर जो विश्व आर्थिक मंच है उसकी एक मीटिंग जो बैठक होती है 54वें क्रम की जो बैठक है वो आयोजित हुई थी, और उसमें इसके बारे में ये बात की गई थी कि सरकार क्या करने वाली है, लैंगिक समानता और बराबरी के लिए विश्व गठबंधन करने वाली है भारत सरकार। चीजें क्लियर है। फिर देखो आगे बात करते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहां पर जो प्रेरणा कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम, जो प्रेरणा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई है। तो देखो इसकी शुरुआत वडनगर मेहसाणा में शुरुआत की गई थी। कहां पर, वडनगर मेहसाणा में, जो कि कहां पर स्थित है, गुजरात में है। ये कहां पर है, गुजरात में है। यहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। चीजें क्लियर हो गई है। प्रेरणा के बारे में बात करूं तो ये क्या है, एक अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम है कि ये क्या करें कि आप एक्सपीरियंस ले, लीडरशिप क्वालिटी है उसका क्या हो, एक कोई भी बच्चा है तो उसको क्या होगा कि लड़कियां और लड़कों दोनों को एक कैंप लगाया जाएगा, वहां पर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसमें क्या किया जाएगा, निखार किया जाएगा। इसमें जो आवासीय जगह पर ले जाया जाएगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रेरणा क्या है कि अनुभव पर आधारित, ऐसा नहीं हम सीख रहे हैं लेकिन हमें अनुभव नहीं है। मान लो कोई चीज है आपने पढ़ ली लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये क्या है, अनुभव पर आधारित एक शिक्षा प्रणाली है। फिर देखो आगे बात करें, 19 जनवरी 2024 को कौन से देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। तो देखो इसके बारे में बात करें तो अब क्या हो गया है, जापान ने भी चंद्रमा पर क्या कर ली है, सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। अब देखो सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में बात करें तो इससे पहले किस किस देश ने कर ली थी, तो बात करूं अमेरिका ने, फिर हम बात करें चाइना ने, अमेरिका ने कर ली थी, चीन और फ्रांस और भारत, ये 4 देश थे। अब किसने कर ली है, जापान ने भी ऐसा काम कर लिया है कि जापान ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कोई भी चीज आराम से जाकर चांद की सतह पर यदि ठहरती है तो उसे कहा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। एक होता है इंपैक्ट प्रोब, मून इंपैक्ट प्रोब। इंपैक्ट मतलब वो चीजें वैसे बड़ी गिर रही है आज, ऐसा जैसे ये मार्कर में से गिरा वैसे इंपैक्ट प्रोब गिरता है जमीन पर, और वो होता है, इसे बोलते हैं इंपैक्ट लैंडिंग। और सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आराम से, जैसे प्रकार ड्रोन आराम से नीचे पर जैसे रखा जाता है, ड्रोन जैसे चलता है, ड्रोन उड़ा और आराम से जाकर, जैसे हेलीकॉप्टर कैसे लैंड होता है वैसे अगर कोई चीज लैंड हो रही है तो वो क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग है। अब सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो जापान है वो कौन सा देश बन गया है, तो चौथा देश बन गया है। साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा तो क्या बताओगे, भारत है। वो क्या है कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। चीजें क्लियर है। फिर देखो आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है। देखो राजस्थान के बारे में बात करूं तो राजस्थान कौन से स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। टोटल 27 जो है 27 में से राजस्थान का स्थान कौन सा है, 25वां स्थान है। 27 प्रदेश इसमें शामिल है। अब देखो आगे लिखा हुआ है हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें दिया गया था। लिखा हुआ सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, केंपागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा कि एक तो दिया गया था केंपागोड़ा को और एक दिया गया था इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को, इसको पुरस्कार दिया गया था। 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में 2 और 3 दिया गया है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। फिर देखो आगे देखें, आगे लिखा हुआ है आईसीसी पुरुष 2023 की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया था। देखो सर्वश्रेष्ठ ओडीआई टीम की बात करूं तो आपको याद होगा, मैंने ये चीजें पढ़ा भी दी थी आपको। पैट कमिंस है, वो क्या है, ओडीआई के सबसे अच्छे कप्तान है। देखो सबसे पहले ध्यान दो कि हम बात करें ओडीआई की तो उसके कप्तान तो सबसे अच्छे कौन है, पैट कमिंस है, ऐसे याद रखो। हम बात करें ओडीआई टीम की तो उसमें कौन है, आपके बात करूं T20 में सूर्य कुमार यादव,
ये आपके T20 में है उसमें सबसे अच्छे कप्तान हैं। और हम बात करें ओडीआई टीम के कप्तान कौन है, तो वो है पैट कमिंस। चीजें क्लियर हो गई है। फिर देखो हम आगे बात करें, देखो क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 में बिम्स्टेक का नया महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो देखो इसके बारे में हम बात करें तो देखो इंद्रमणि पांडे हैं, उन्हें क्या बना दिया गया है, जो आपकी बिम्स्टेक है उनके नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं, इसका पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है। फिर देखो हम बात करें थोड़ा सा कि ये जो नादिया कैल्वेनो हैं ये कौन है, तो देखो इनके बारे में हम बात करें तो इन्हें यूरोपीय निवेश बैंक है उनका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चीजें क्लियर। फिर देखो आगे बात करें, लिखा हुआ है 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल प्रारंभ हो गया है। देखो ब्रिक्स के अध्यक्ष के बारे में बात करूं तो अब जो कार्यकाल है वो किनका है, रशिया का है, रूस का है। आपको पता होगा कि बिम्स्टेक में देखो हम बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये चारों देश रहते हैं। फिर देखो आगे बात करें, लिखा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा कमल की कौन सी नई किस्म विकसित की गई है। तो देखो इसके बारे में हम बात करें तो एक कमल है उसकी नई किस्म विकसित की गई है, इसका नाम है आपके नमो 108। ये क्या है, कमल की नई किस्म है वो विकसित की गई है, इसके द्वारा तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र द्वारा ये की गई है। फिर आगे बात करें, जनवरी 2024 में 58वां पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखो आपको पता होगा कि ये जो सम्मेलन है वो आयोजित कहां पर किया गया था, जयपुर में आयोजित किया गया था। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें सब आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी, होम मिनिस्टर सब आए थे। ये 5 से 7 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था, 5 से 7 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था। और इसमें मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूं तो इसमें ये जो सभी जो पुलिस अधिकारी हैं इन्होंने बात चर्चा की थी कि आतंकवाद से कैसे निपटना है, साइबर सिक्योरिटी है, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन करना है, इसके बारे में ये डिस्कशन हुआ था। आयोजन कहां पर हुआ था, तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। क्रम कौन सा है, तो 58वें क्रम का ये था। क्लियर। फिर देखो आगे देखें, आगे लिखा हुआ 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था। तो इसके बारे में बात करें तो इसमें राजस्थान के बारे में बात करें तो देखो राजस्थान ने 3 स्वर्ण जीते, कितने, 3 स्वर्ण 6 रजत और 3 स्वर्ण 6 रजत। और मैं बात करूं तो 3 ही क्या जीते थे, कांस्य पदक जीते थे। कितने, 3 कांस्य पदक इसने जीते थे। आयोजन कहां पर हुआ, तो नेशनल पुलिस एकेडमी में इसका आयोजन किया गया था। फिर देखो आगे देखें, आगे बात करें कि फरवरी 2024 में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि तौर पर मुख्य वक्ता के रूप में किसे भाग लिया गया था। तो हम बात करें तो रायसीना डायलॉग है तो इसका कौन सा क्रम था, तो संस्करण कौन सा था, तो 9वां संस्करण था। किसका, रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण था। और इसके बारे में बात करूं कि इसमें भाग किसने लिया था उसके बारे में बात करें तो देखो आपको पता होगा देखो इसमें देखो ग्रीस के प्रधानमंत्री केरियालोस आपके मित्सोटाकिया है, इनके ये क्या थे, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था। और आयोजन है इसके बारे में बात करें तो इसका आयोजन 23 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था। थीम क्या थी, थीम थी चतुरंगा। क्या थी, थीम इसमें चतुरंगा थीम थी। और 2016 से इसको आयोजन किया जा रहा है, जो रायसीना डायलॉग है इसका आयोजन 2016 से किया जा रहा है। इस बार 2024 में फरवरी में जो आयोजित हुआ था उसके बारे में बात करें तो ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस थे, वो इसमें पार्टिसिपेट किया था एज ए चीफ गेस्ट। फिर देखो आगे बात करें, लिखा हुआ फरवरी 2024 में ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। तो देखो जो गुप्तेश्वर वन है इसको हम बात करें ओडिशा का चौथा जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। बाकी 3 कौन कौन से हैं, तो ये जो तीनों दिख रहे हैं आपके मदसरू, बारगढ़ और जो आपके गदमर्दन है उसको कौन सा चौथा जो रिजर्व इसका था। और अब कौन सा हो गया है, अब गुप्तेश्वर वन है वो चौथे नंबर का है। इसके अलावा ये 3 है। फिर देखो आगे देखें, लिखा हुआ किस निजी कंपनी ने चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यान उतारा है। इसके बारे में बात करें तो एक निजी कंपनी है जिसने चंद्रमा पर अपना एक निजी वाहन है कह सकते हैं जो अंतरिक्ष यान है वो उतारा है। उस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी है आपके इंट्यूटिव मशीन, इसका नाम है। क्या नाम है, इंट्यूटिव मशीन इसका नाम है। 15 फरवरी 2024 को इन्होंने 15 फरवरी 2024 को इन्होंने ये
काम करके ऐसा इतिहास रच दिया था कि एक निजी कंपनी ने ऐसा काम किया था। कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। फाल्कन 9 जो रॉकेट है इसका इसमें इस्तेमाल किया गया था। किसका? फाल्कन 9 रॉकेट का। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा फरवरी 2024 में आयोजित जयपुर साहित्य उत्सव 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। पहला लिखा हुआ है कि इसका आयोजन 1 से 5 फरवरी 2024 के बीच में किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन 1 से 5 फरवरी 2024 के बीच में किया गया था। ये इसका 17वां संस्करण है, 70th। कौन सा? 17वां संस्करण है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका उद्घाटन डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया था। देखो यहाँ चीजें गलत हो जाती है। गलत कौन सी हो जाती है? ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो दिया कुमारी जी है, जो कौन है, दिया कुमारी जी के बारे में बात करूं तो ये कौन है? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी है। पर ये प्रेमचंद बेरवा है जो कि दूदू से विधायक है। ये भी इनके बारे में बात करें तो ये दोनों क्या है? उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के। यहाँ पर गलत क्या हो जाता है? उद्घाटन दिया कुमारी जी द्वारा किया गया था, जो राजस्थान में वित्त मंत्री भी है। और बात करें जो आपके महिला एवं बाल विकास के भी ये मंत्री हैं। चीजें ठीक है। और फिर देखो आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किन्हें दिया गया था? तो अमीश त्रिपाठी को ये अवार्ड दिया गया था। तो ये देखो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, वो यहाँ पर राइट हो जाता है। हमें क्या बताना था? असत्य बताना था। और असत्य क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी है, वो क्या है? असत्य है। फिर देखो आगे देखें, आगे लिखा हुआ है फरवरी 2024 में घोषणा किए गए या प्रदान किए गए पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। कौन सा कथन है वो असत्य है, ये हमें बताना है। लिखा हुआ है कि 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो श्री राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को दिया गया था। देखो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। स्टार लगा देता हूँ। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किन्हें प्रदान किया गया था? तो श्री राम भद्राचार्य जी जो महाराज हैं और गुलजार साहब हैं, उनको संयुक्त रूप से इनको दोनों को दिया गया था। फिर बात करें कि लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो संगीतकार समीर, देखो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर इन समीर को ना देकर किसको दिया गया था? ये दिया गया था प्यारे लाल को। प्यारे लाल को दिया गया था। चीजें क्लियर। फिर लिखा हुआ है कि केपीबी नोम्बियार पुरस्कार ये किसको दिया गया था? तो इसरो के अध्यक्ष है एम सोमनाथ, इनको प्रदान किया गया था। और जीडी बिरला पुरस्कार की बात करूं तो डॉक्टर आदित्य सेन है, उनको प्रदान किया गया था। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी है, वो क्या है इसमें राइट ऑप्शन है कि लक्ष्मीकांत जो हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया था? संगीतकार प्यारे लाल को प्रदान किया गया था। फिर देखो आगे लिखा हुआ है फरवरी 2024 में संपन्न हुए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से हमें क्या करना है? इनके बारे में बात करें तो हमें बताना है असत्य कथन कौन सा है। देखो पहले लिखा हुआ है कि मेजबान देश कौन सा है? तो इंग्लैंड लिखा हुआ है। विजेता कौन है? तो विजेता के बारे में बात करें तो क्या बताया है? कि ऑस्ट्रेलिया है, वो क्या है? विजेता है। फिर बताया है संस्करण कौन सा है? तो हम बात करें ये कौन सा संस्करण है? इसका 15वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? मेरे साथ बोलो, कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। फिर आगे लिखा हुआ है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे बनाया गया था? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? वो है आपके क्वेना मकाफा। कौन है? क्वेना मफा का है वो सीरीज आपके प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो देखो इसमें हम थोड़ा सा बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा कि ये देखो ये भी सही है, विजेता भी, संस्करण भी सही है, प्लेयर ऑफ द सीरीज ये भी सही है। गलती कहां हो जाती है? यहां हो जाती है। मेजबान देश कौन था? तो वो था आपके साउथ अफ्रीका, या जिसको हम कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका क्या है? इसमें मेजबान देश है। विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ने इसने जीता था। उप विजेता कौन था? तो भारत इसमें उप विजेता था। भारत का कप्तान कौन है? तो जो उदय सहारण है। कप्तान कौन था? उदय सहारण। भारत क्या रहा था? इसमें उप विजेता रहा था। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया जीता, संस्करण 15वां था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज क्वेना मकाफा। और मेजबान देश इंग्लैंड ना होकर कौन था? दक्षिण अफ्रीका था। आयोजन की बात करें तो 19 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। चीजें क्लियर। फिर देखो आगे बात करते हैं। लिखा हुआ फरवरी 2024 में राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो हम बात करें राजस्थान के नए महाधिवक्ता के बारे में तो वो कौन है? वो है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। यहां तक चीजें क्लियर है। फिर देखो थोड़ा बात करें आपके रितु बहारी के बारे में। देखो इनके बारे में हम बात करें तो ये कौन है? तो ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। याद रह जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो देख लेना। कौन? रितु बहारी कौन है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। चीजें क्लियर है। फिर देखो आगे बात करें।
आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। तो कौन सा देश बन गया है, आपको याद रखना है कि जो माल्टा है वो कौन सा देश बन गया है, 119वां देश बन गया है। किसमें, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसमें शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है, माल्टा है, वो 119वां देश बन गया है। याद रह जाएगा क्या, इसके महानिदेशक कौन है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है, तो कौन है, डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर है, वो कौन है, इसके महानिदेशक है। याद रह जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ का जो मेयर इलेक्शन था उसके निर्णय को सुनाया था। तो आपको पता होगा चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हुआ था, उसमें जो 8 जो वोट थे उसको अमान्य घोषित कर दिया गया था वहां पर जो इलेक्शन था। इलेक्शन कमीशन ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो जितने भी जो 8 वोट हैं उसको मान्य माना जाए, और ये चीज हुआ था। फिर ये इलेक्शन जो हम बात करें ये जो बीजेपी है वो हार गई थी। हम बात करें कौन सा अनुच्छेद का इस्तेमाल किया था, तो 142वां जो आर्टिकल है जिसमें विशेषाधिकार है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, जो ये क्या कर सकती है, ऐसे निर्णय ले सकती है। तो आर्टिकल कौन सा है, 142वां। फिर देखो लिखे, बात करें नेक्स्ट की, लिखा हुआ है कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया था। अब देखो सुदर्शन सेतु के बारे में बात करें तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था, गुजरात में किया गया था। किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये कहां के बीच में है, तो ये आपके जो ओखा मुख्य भूमि है उससे लेकर बेट द्वारका तक है। हम बात करें कहां से लेकर, हम बात करें आपके जो ओखा मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से लेकर कहां तक बना हुआ है, जो आपके बेट द्वारका है। ओखा मुख्य भूमि से बेट द्वारका जो द्वीप है उसके बीच में ये बना हुआ है। और हम बात करें इसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा कब किया गया था, तो 25 फरवरी 2024 को। कब, 25 फरवरी 2024 को मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये क्या है, इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। कितनी है, 2.32 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। और ये सबसे लंबा क्या है, केबल ब्रिज है। सबसे लंबा क्या है, केबल सेतु ये है। याद रह जाएगा क्या, कहां पर बना हुआ है, गुजरात में है। ओखा मुख्य भूमि से जो बात के द्वार बेट का जो द्वीप है उसके बीच में ये बना हुआ है। कितने किलोमीटर का है, 2.32 किलोमीटर का लंबा है ये। और ये सबसे लंबा क्या है, केबल ब्रिज है। कहां पर बना हुआ है, गुजरात में। उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया था। याद हो गया। फिर देखो देश के प्रथम सर्वेक्षण मालवाहक जहाज INS संध्या आपके संध्या को कहां से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो देखो संध्या के बारे में बात करें, जो अपने रक्षा मंत्री है डॉक्टर राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया था 3 फरवरी 2024 को। कहां से, तो विशाखापट्टनम से। कहां से किया गया था, विशाखापट्टनम से किया गया था। इसका निर्माण जो आपके गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड है, और गार्डन शिपयार्ड है, और जो आपके इंजीनियर्स कोलकाता है वहां पर निर्मित इसको किया गया था। गार्डन शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता है, वहां पर इसका निर्माण किया गया था। चीजें क्लियर है। फिर देखो आगे बात करें, लिखा हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 चरणों में आयोजित किए गए थे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, अब देखो खेलो इंडिया के बारे में बात करूं तो खेलो इंडिया के जितने भी गेम है, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, उन सभी से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आपको देखो वो वीडियो जरूर देखनी है। उससे क्या होगा कि एक साथ आप सारे गेम देखोगे ना, तो आपको एक बार चीजें समझ में आ गई कि शुरुआत कब हुई थी, कहां पर पहला मैच हुआ था। तो एक बार आप उसको देख लो, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो 2 से लेकर 6 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। 2 से लेकर 6 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया था। किसका, तो हम बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। विंटर मतलब कहां पर, सर्दियों में। सर्दियों में होगा तो कहां पर आयोजन होगा, तो ये जो बर्फ, जहां पर बर्फ रहती है वहां पर इसका आयोजन होता है। इसमें लगभग 7 इसमें गेम्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें आपके स्नो स्केटिंग है, ऐसी चीजें इसमें आयोजित होती है। जहां पर बर्फ में जो चीजें खेली जाती है वो उसका इस गेम में आयोजन किया जाता है। कहां पर आयोजित हुए थे, तो जम्मू कश्मीर और गुलबर्ग में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 2 चरणों में हुआ था। इसका ये कौन सा संस्करण है, तो सही बात है, इसका ये कौन सा संस्करण है, 4था संस्करण है। पदक तालिका में भारतीय सेना शीर्ष स्थान पर थी। और सेकंड में कौन था, तो सेकंड में था आपके कर्नाटक। कौन, कर्नाटक था, वो सेकंड स्थान पे था। हम बात करें सत्य कथन कौन सा होगा, तो इसमें देखो तीनों सत्य हैं। तो A B हम बात करें 1 2 3, ये तीनों क्या होंगे, सत्य होंगे। मतलब 2 चरणों में आयोजित हुए थे।
चौथा इसका संस्करण है। टॉप पर कौन था, तो भारतीय सेना टॉप पर थी। सेकंड पर कौन आया था, कर्नाटक आया था। आयोजन की बात करें तो 2 से लेकर 6 फरवरी के बीच में जम्मू कश्मीर और गुलबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। सारी चीजें क्लियर है क्या, क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अगली कहा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, तो अनुच्छेद 19(1) जो सूचना का अधिकार है उसके तहत क्या कर दिया गया था, इसको सूचना का अधिकार है, इसके तहत क्या कर दिया गया था, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। क्योंकि इसमें क्या था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें यह था कि सरकार को चंदा दिया जा सकता है, उसकी जानकारी किसके पास रहेगी, एसबीआई बैंक है उसके पास रहेगी, और जो पार्टी है उसकी जानकारी रहेगी। तो इसके लिए सूचना के अधिकार के तहत इसे क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। अलग से वीडियो बना दी गई है, तो वहां पर आप चीजों को और डिटेल से देख सकते हो। अभी हमें क्या करना है, जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़नी है। कब की थी, 15 फरवरी 2024 को ये आदेश है वो हाईकोर्ट द्वारा जारी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। देखो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस कृत्रिम उपग्रह को सफलतापूर्वक जल समाधि दी है, हम बात करें किसको, तो कार्टोसैट जो 2 है उसको जल समाधि दी गई थी। किसको, कार्टोसैट 2 को जल समाधि दी गई थी। अब देखो जल समाधि का मतलब क्या है, तो कोई भी उपग्रह है, कोई भी हमने मान लो स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किया है, अब वो उसका कुछ टाइम पीरियड रहेगा, उसके बाद में वो डेड हो जाएगा। जैसे इस कार्टोसैट के बारे में बात करूं, 2007 में इसे लॉन्च किया गया था, और बात करें 2007 में लॉन्च किया गया था, तो अब ये क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। अब एक्सपायर हो तो इसका करें क्या, तो इसका मान लो कि मेरी बात समझो, अब कोई भी जैसे कार्टोसैट है, अब 2007 में इसको लॉन्च कर दिया है ना, अब ये क्या हो, इसका कुछ टाइम लिमिट रहेगा, उसके बाद में ये डेड हो जाएगा। तो ये क्या है, डेड हो गया था, मतलब चल नहीं रहा। अब ये क्या कर रहा है, अंतरिक्ष में घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। तो इसरो ने क्या किया कि इसका कुछ फ्यूल बचा लिया था, मतलब जैसे मान लो ये डेड होने वाला है, उससे पहले इसको बंद कर दिया, और फिर क्या किया, इसका कुछ फ्यूल है वो बचा लिया। उस फ्यूल को बचाकर इसको क्या किया कि इसको हिंद महासागर में गिरा दिया था, जिससे क्या हो कि अंतरिक्ष में क्या हो, कचरा ना हो। क्योंकि ये भी बड़ी समस्या, अंतरिक्ष में बहुत सारे इतने सैटेलाइट लॉन्च होते हैं तो इतना कचरा फैल जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसको 14 फरवरी 2024 को जल समाधि या हिंद महासागर में इसको ऊपर से नीचे गिरा दिया था। मतलब कंट्रोल तरीके से, ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे भी, तो कंट्रोल तरीके से, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत फ्यूल था, तो कंट्रोल तरीके से सीधा हिंद महासागर में इसको गिरा दिया था, इसको कार्टोसैट 2 को। फिर आगे बात करें, राजस्थान में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड ने किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो देखो इसके बारे में बात करें कि राजकॉम्प ने किसके साथ समझौता किया है, तो हम बात करें आईआईटी कानपुर के साथ राजकॉम्प ने क्या किया है, समझौता कर लिया है। किसके लिए, ब्लॉकचेन प्रणाली के लिए, ठीक है। फिर बात करें, राजस्थान लेखा अनुदान 2024 के अनुसार कितने रुपए का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष है वो स्थापित किया जाएगा, तो आपको पता होगा 8 फरवरी 2024 को, कब, 8 फरवरी 2024 को दिया कुमारी जी द्वारा जो अपने लेखा अनुदान है वो बनाया गया था। उसमें कहा था कि जो राजस्थान एग्रीकल्चर कोष है वो कितने रुपए का बनाया जाएगा, 2000 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा। साथ ही 500 जो कस्टम हायरिंग सेंटर है वो स्थापित किए जाएंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो किसान के जो चीजें उपकरण है जो किसान खुद नहीं खरीद सकता है, उसे 500 ऐसे क्या होंगे, कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। उस सेंटर पर जाकर किसान क्या कर सकता है कि जो मान लो कोई मशीनरी है वो खुद खरीद नहीं सकता, लेकिन उसको किराए पर तो ले सकता है, तो कोई भी मशीन वहां पर जाएगा कस्टम हायरिंग सेंटर पे, और वहां जाकर वो जो उपकरण है वो ले लेगा और खेती में काम में ले लेगा। तो कितने, 500 तो कस्टम हायर सेंटिंग और कस्टम हायरिंग सेंटर, ठीक है ना। बार बार इतना जब लंबी क्लास होती है ना बहुत ज्यादा, तो बोलने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फंबल होने लग जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना। और हम बात करें कितना, 2000 करोड़ रुपए का इसमें क्या होगा, कोष बनाया गया है। फिर देखो आगे बात करें, फरवरी 2024 में समान नागरिकता संहिता विधेयक 2024 पारित करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है, यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड जारी करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, तो हम बात करें जो हिमाचल प्रदेश है। जिसने हिमाचल प्रदेश ने क्या कर दिया है, जो आपके सॉरी क्या बताया था मैंने, राइट ऑप्शन होगा इसमें उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने क्या किया है कि जो समान नागरिक संहिता है आपके आर्टिकल 44 में, इसमें क्या होगा, और इसमें एक चीज ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड में लेकिन जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उसको इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि उनके अलग तौर तरीके होते हैं। और इसमें क्या होगा, जो समान नागरिकता संहिता है इसमें सभी के लिए कमान, जो जितने भी जो कानून है वो क्या रहेंगे, समान रहने वाले हैं, एक जैसे कानून रहने वाले हैं। चीजें क्लियर हो गई। फिर देखो आगे बात करें, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के
राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुए हैं। देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आपसे पूछा है नहीं हुए हैं। तो देखो बात करें सोनिया गांधी, तो बिल्कुल सही बात है, सोनिया गांधी को राजस्थान में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था और ये यहाँ पर जीत गए थे निर्विरोध। फिर हम बात करें कौन, चुन्नीलाल गरासिया, तो बिल्कुल सही याद है, ये भी जीत गए थे। फिर हम बात करें मदन राठौड़, तो ये भी जीत गए थे। तो कौन नहीं थे, तो देखो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो गया कि जो राजेंद्र राठौड़ है वो इसमें शामिल नहीं थे। कौन नहीं थे, राजेंद्र राठौड़ इसमें शामिल नहीं थे। चुन्नीलाल जी की बात करूं तो ये बीजेपी से हैं, ये भी बीजेपी के थे, और सोनिया गांधी आप जानते ही हो ये कांग्रेस से हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, राजेंद्र राठौड़। फिर हम बात करें, देखो आगे, ठीक है, फरवरी 2024 में आयोजित विभिन्न दिवस और उनकी थीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि को बचाना। देखो शुरू में ही गलत हो गई, यहाँ पर क्या होगा, पहले तो मुझे बताओ विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद होगा रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है पहले तो कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और हम बात करें इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और मानव का कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ये इसकी थीम थी। तो देखो पहला ही हमने राइट हो जाता, असत्य बताना था, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी, क्लोज द केयर गैप। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की अंतराल पाटना गठबंधन बनाना। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। फिर देखो आगे बात करें, फरवरी 2024 में आयोजित त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती का आयोजन कहां पर किया गया था। त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है, त्रिपक्षीय मतलब 3 देश मिलकर ये आयोजन करते हैं। इसका कौन सा संस्करण था, तो इसका 16वां संस्करण था। 3 देश कौन कौन से हैं, तो 3 देश है भारत, मालदीव और श्रीलंका। भारत, ये जो तीनों देश हैं ये मिलकर ये आयोजन करते हैं। तीनों क्या है, आप ये मानो भारत, मालदीव और श्रीलंका क्या है, दोस्त है। ये दोस्त जो युद्ध अभ्यास है उसका आयोजन करते हैं। इस बार कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था कहां पर, माले में आयोजन हुआ था। और ये इसका कौन सा संस्करण है, तो इसका 16वां संस्करण है। क्लियर। फिर देखो आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। क्या पूछा है कि टॉप पर कौन है, तो टॉप पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड कौन सा है, प्रथम स्थान पर है। कौन है, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। आपको याद रखना है कि हम बात करें कि मानव विकास सूचकांक है, देखो आरएस में भी ये चीजें पूछी जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा ये जारी की जाती है। टोटल 193 देश द्वारा इसकी रैंकिंग की गई है। कितने देश हैं, 193 देश हैं, उसकी इसमें रैंकिंग जारी की गई है। प्रथम स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत है आपके 134वें स्थान पर है। कौन है, अपना प्यारा भारत कौन से स्थान पर है, 134वें स्थान पर है। याद रह जाएगा। लास्ट पर कौन है, 193 पर कौन है, तो सोमालिया है। कौन है, सोमालिया है। चीजें क्लियर। फिर देखो आगे बात करें, यहाँ पे राइट आंसर लगा दिया था, हाँ स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर देखो आगे बात, भारत के निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए कितने चरणों में चुनाव संपन्न कराने की घोषणा की है। आपको पता ही होगा कितने चरण हैं, 7 चरणों में इलेक्शन होने वाले हैं। शुरुआत कब हुई थी, तो 19 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी। 4 जून को क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखो आगे बात करें, लिखा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पूर्णतः रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को कहां से सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या है। अब देखो लॉन्च व्हीकल कैसे होते हैं, लॉन्च व्हीकल आपने, हम हमेशा बात करते हैं कि ये जो उपग्रह था, ये सैटेलाइट था, ये जो आपकी मिशन था, इसको किससे लॉन्च किया गया, तो हम कहते हैं PSLV C57 से या PSLV C15 से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये जितने भी जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब भी लॉन्च होता है ऐसा लॉन्च व्हीकल होता है, यहाँ से आग निकलती है, ये चलता है। अब आपने देखा होगा यहाँ की जो टॉप है, यहाँ पर क्या हुआ, आपका सैटेलाइट है वो पड़ा रहता है, जो अंतरिक्ष में जाकर घूमता है ना। जिस प्रकार हम बात करें कि अपना बाद में जैसे चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान 4 वाला जो मेन चीज रहेगी, तो वो कहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी। और ये क्या है, इसको ये बाकी सारी इसमें जो फ्यूल वगैरह रहता है वो सारी चीजें रहती है। अब ये जो चीजें है ना, ये जो रॉकेट है वो क्या करता है, ऊपर जाता रहता है, खुलता जाता है और डिस्ट्रॉय होता जाता है। मतलब लास्ट में क्या बचेगा, बस इतनी सी चीजें बचेगी, बाकी सारा हट जाएगा। और ये क्या है, रीयूजेबल नहीं है, मतलब एक बार जो काम में आ गया तो ये सारा खत्म है। फिर अब यदि आपको जैसे मान लो कि हमने यहाँ चंद्रयान 4 इससे लॉन्च किया, अब कल को हमको आदित्य 11 करना है, तो ये तो खत्म हो गया, अब नया बनाओ, ये स्कीम हमेशा रहती है। लेकिन अब क्या करने वाला है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जो इसरो है, वो क्या करने वाला है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। मतलब रीयूजेबल मतलब एक बार तो जैसे ये मान लो एक रॉकेट है, ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा,
है ना, जिसको जैसे लॉन्च व्हीकल है, जहां पर जो इस कक्षा में जिस अंतरिक्ष यान को स्थापित करना है वहां पर स्थापित करेगा और वापस आ जाएगा नीचे। तो ये क्या है, रीयूजेबल है, वापस नीचे आने पर वापस इसको काम में ले लो वापस। जैसे अब हम आप ये सोचो, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। अब आप ऐसी बस में जा रहे हो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है और ये बस है। अब ये बस ऐसी है, इतने दिन हम जो बस काम में ले रहे थे वो ऐसी बस थी कि यहाँ आते हुए ये खराब हो जाती थी। अब हमें नई बस बनानी है, यहाँ पर वापस आप ए से बी जाना है, वापस नई बस बनाओ। लेकिन अब क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा तो क्या होगा, ये बस होगी, ए से बी पॉइंट जाएगी, यहाँ छोड़ेगी, वापस जाएगी, वहां छोड़ेगी, यह चलता रहेगा। जिस प्रकार जो हम बात करें कि फाल्कन 9 जैसे जो रॉकेट है वो ऐसी चीजें रहती है जिसमें रीयूजेबल चीजें रहती है। इसमें क्या रहता है, इसमें ऐसा सिस्टम रहता है कि ये ऊपर जाता है, लॉन्च करता है और फिर वापस फ्लाइट जैसी एक संरचना रहती है इसकी, जो फ्लाइट रहती है ना वैसी इसका डिजाइन होता है। ये वापस आकर क्या हो सकती है, वापस बात करें तो धरातल पर वापस आराम से आ सकती है और वापस इसका यूज किया जा सकता है। इस स्पेस शटल का नाम क्या है, इसका नाम दिया गया है, नाम आप जरूर याद रखना, इसका नाम है पुष्पक। पुष्पक इसका नाम है, याद रह जाएगा क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पुष्पक नाम है। और ये जो चीज की गई थी वो की गई थी 22 मार्च 2024 को। इसका क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था। कब, 22 मार्च 2024 को इसका परीक्षण किया गया था। कहां से, तो चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया गया था। कहां से, चित्रदुर्ग कर्नाटक से ये चीजें की गई थी, जो वहां पर चलकेरे एक एरोनॉटिक्स रेंज है वहां पर ये चीजें की गई थी। चीजें क्लियर हो गई आपके। फिर देखो आगे बात करें, राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत मार्च 2024 में कहां पर की गई थी। देखो इसके बारे में बात करें तो एग्जैक्ट डेट के बारे में बात करें तो 8 मार्च को की गई थी। कब, 8 मार्च 2024 की शुरुआत की गई थी, नहीं 8 को नहीं 11 को। कब की गई थी, बात करें आपके कुछ, कब की गई थी, 11 मार्च 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। एक कार्यक्रम था जिसमें मोदी जी को खुद आए थे और उन्होंने इसकी शुरुआत की गई थी। कहां से, तो गड़ेपान कोटा में इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसमें 104 जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन दिया गया था। देखो नमो ड्रोन दीदी योजना है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ड्रोन दिया जाता है किसको, महिला स्वयं सहायता समूह है उनको क्या दिया जाता है, ड्रोन दिया जाता है। अब ड्रोन से करेंगी क्या महिलाएं, तो महिलाएं ड्रोन से क्या करेगी, जो खेती है उसमें उस ड्रोन का काम में लेगी। मान लो बीज छिड़कना है, निगरानी करना है, और भी कोई मान लो कोई पेस्टिसाइड छिड़कना है तो वहां पर ड्रोन का यूज होगा। तो ये सही क्लियर है चीजें। ड्रोन कितने लोगों को, 104 महिलाओं को दिया गया था। कहां पर शुरुआत कहां पर की गई थी, तो कोटा के गड़ेबांध में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिस पर मोदी जी आए हुए थे। कब, 11 मार्च 2024 की ये बात है। फिर देखो मार्च 2024 में व्लादिमीर पुतिन लगातार कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, तो कौन सी बार, 5वीं बार। कौन सी बार, 5वीं बार हुए हैं। क्लियर चीजें। फिर देखो आगे बात करें, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां से किया था। तो देखो अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चली थी, कोलकाता में चली थी। कहां पर चली थी, कोलकाता में चली थी। कोलकाता में जो हुगली नदी है, कौन सी नदी, हुगली नदी है, वहां पर ये जो चलाया गया था। कहां पर, हुगली नदी में अंडर वाटर जो मेट्रो ट्रेन है वो चलाई गई थी। इसका बात करें तो लगभग सफर है ये 500 मीटर का ये सफर है। कितना है सॉरी, ये सफर के बारे में बात करें तो ये 13 मीटर नीचे है। कितना है, 13 मीटर नीचे है जमीन के, 13 मीटर ये नीचे रहेगा। मतलब जैसे ट्रेन जाएगी पहले तो नॉर्मल चलेगी, फिर क्या करेगी, जैसे ही हुगली नदी आएगी तो 13 मीटर नीचे चली जाएगी और फिर वापस बाहर निकल जाएगी। ये है सारा सिस्टम। अब मोदी जी ने उद्घाटन किया था 6 मार्च 2024 को। कहां पर, कोलकाता में। आपको क्या याद रखना है, कोलकाता से जो हावड़ा है, कोलकाता से हावड़ा के बीच में ये ट्रेन चलाई जाएगी। कहां से, कोलकाता से हावड़ा के बीच में चलाई जाएगी। हुगली नदी में ये 13 मीटर नीचे चली जाएगी। क्लियर है चीजें। फिर हम बात करें भारत की अग्नि 5 मिसाइल के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। हमें क्या बताना है, अग्नि 5 के बारे में बताना है, असत्य कथन बताना है। लिखा है ये भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल मतलब एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप जा सकती है, इतनी बड़ी रेंज है। इसका मतलब क्या है कि इसकी बात करूं, मारक क्षमता कितनी है, 5000 किलोमीटर है। कितनी है, 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक द्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे मैंने बताया था कि जो अग्नि वाली जितनी भी सीरीज है वो क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मतलब दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। एक बार लॉन्च कर दो बस, मस्त रहो आराम से, ऑटोमेटिक क्या करेगी, वहां पर हिट कर जाएगी। कहां, ऊपर जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे आएगी। ये क्रूज मिसाइल नहीं है, इसमें कोई इंजन वगैरह सेंसर रडार नहीं लगे हुए रहते हैं। चीजें क्लियर। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता है और 50,000 किलो क्या है इसका वजन है और 1500 किलोग्राम के ये वॉर हेड है वो कैरी कर सकती है। परमाणु हथियार ले जाने में ये क्या है, सक्षम है। तो देखो ये दोनों सही हो गए। हमसे क्या पूछा था, असत्य कथन बताएं, तो भाई साहब दोनों ही असत्य नहीं है, तो राइट क्या हो गया, डी। न तो एक और नहीं दो क्या है, असत्य
है। चीजें क्लियर? फिर देखो आगे बात करें, देखा मार्च 2024 में जारी मानव विकास रैंकिंग में जारी मानव विकास रैंकिंग से संबंधित सही कथन नहीं है। हमसे क्या पूछा है? सही कथन नहीं है मतलब क्या है, हमें बताना है गलत कौन सा है। लिखा हुआ है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा हुआ है कि इस सूचकांक में भारत को 0.644 स्कोर के साथ मध्यम मानव विकास की श्रेणी में डाला गया था। देखो इसमें क्या होगा कि 0 से लेकर 1 तक इसमें रैंकिंग जारी की जाती है। मतलब जो आपको रैंक नहीं, सॉरी स्कोर, रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कोर की बात कर रहा हूँ। स्कोर जो जारी किया जाता है वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में स्कोर जारी किया जाता है। जो देश जितना 0 के पास है उतना ही वहां पर विकास नहीं हो रखा है, जो देश जितना 0 के 1 के पास में है उतना ही वहां पर विकास है। मेरी बात समझिए क्या? देखो जैसे टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड की रैंकिंग 900 के करीब है, 0.900 के करीब है। इसका मतलब क्या है कि देखो 1 के नजदीक आ रहा है, इसका मतलब वहां पर उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट है। जिस देश की रैंकिंग 0 से जितनी नजदीक है वो क्या है, उतना ही ज्यादा वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रखा है। तो देखो भारत का कितना स्कोर आया, 0.644 आया है, और ये कौन सा है? मध्यम मानव विकास के श्रेणी में आता है। स्थान कौन सा है? जैसे अभी बताया था मैंने, 134वें स्थान पर भारत है। शीर्ष स्थान पर कौन है? हम बात करें कि स्विट्जरलैंड है, वो कौन से स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है। इस सूचकांक में निम्न स्थान पर कौन है? देखो ये गलत हो जाता है भैया, यहाँ पर क्या आएगा? सोमालिया। अभी पढ़ा था हमने शायद ये क्वेश्चन, देखा था ना अभी। सोमालिया यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। हमसे क्या पूछा था? सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपके बिल्कुल गलत हो जाता है। चीजें क्लियर? फिर देखो आगे बात करें। आगे लिखा हुआ 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के बिरला फाउंडेशन की ओर से किसे प्रदान किया गया है, कि करने की घोषणा की गई है। तो देखो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि ये क्रम कौन सा है, तो 33वें क्रम का क्या है? सरस्वती सम्मान है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कब किसको दिया गया है? तो आपके प्रभा वर्मा को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रभा वर्मा को दिया गया है। याद रख लेना। इनकी कृति के बारे में बात करें तो वो आपके रौद्र सात्विकम, क्या है नाम? रौद्र, हम बात करें रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम इसका नाम है। क्या है? रौद्र सात्विकम इनकी कृति का नाम है। प्रभा वर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर हम बात करें प्रो कबड्डी लीग 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रो कबड्डी के बारे में बात करूं तो जो पुनेरी पल्टन है उसके द्वारा ये जीता गया था। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें कि इसका आयोजन कब हुआ था, तो देखो ये 2 दिसंबर से लेकर 11 मार्च 2024 तक इसका आयोजन हुआ था। 2 दिसंबर से लेकर 11 मार्च के बीच में इसका आयोजन हुआ था। ये इसका 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? इसका 10वां संस्करण था। और विजेता कौन रहा था? पुनेरी पल्टन। उप विजेता कौन रहा था? जो हरियाणा स्टीलर्स है वो क्या रहा था? इसमें उप विजेता रहा था। और आपको याद होगा जो हरियाणा स्टीलर्स है इसके कप्तान कौन थे? तो वो थे आपके जयदीप दहिया। कौन थे? जयदीप दहिया थे। और इसके बात करूं पुनेरी पल्टन के, तो जो असलम है वो क्या रहे थे? इसके कप्तान थे। चीजें क्लियर है? संस्करण कौन सा था? 10वां इसमें संस्करण था। चीजें क्लियर है? फिर देखो आगे बात करें, मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक हथियारों के संदर्भ में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर 23 की अवधि में शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा था? तो देखो सबसे ज्यादा जो हथियार आयात किए हैं उसमें टॉप स्थान पर कौन है? भारत है। भारत ने सबसे ज्यादा क्या किए हैं? हथियार आयात किए हैं। कब से कब तक? 2019 से लेकर 2023 तक। कितने टोटल हम बात करें, टोटल जो हथियारों का प्रतिशत बात करें, यदि पूरा दुनिया है वो 100% यदि हथियार आयात कर रही है तो 9.8% कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कितना? 9.8% कौन कर रहा है? भारत आयात कर रहा है। वहीं मैं बात करूं 2014 से लेकर 2018, 2014-18 से 2000 जो 19-23 है उसके बीच में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। कहां पर? भारत में। चीजें क्लियर? फिर देखो आगे बात करें, नौसेना प्रमुख ने मार्च 2024 में आईएनएस जटायु को कहां पर कमीशन किया गया था? तो देखो नौसेना प्रमुख उस समय कौन थे? आर हरि कुमार थे। इसके बाद बात कर रहा हूं आपके मार्च में, आपको पता आर हरि कुमार थे। तो इनके द्वारा कहां पर जो आपके आईएनएस जटायु है उसको कमीशन किया गया था? किसको? तो देखो यहाँ पर हम बात करें जो जटायु है उसको कमीशन किया गया था कहां पर? लक्षद्वीप में। कहां पर किया गया था? लक्षद्वीप पर किया गया था। चीजें क्लियर हो गई? फिर देखो आगे बात करें, मार्च 2024 में देश की पहली ऑयल जो पॉम ऑयल है उसके प्रसंस्करण इकाई का वाणिज्य परिचालन कहां पर शुरू किया गया था? कहां पर शुरू किया गया था? तो वो किया गया था आपके अरुणाचल प्रदेश की जो दिबांग घाटी है वहां पर जो पॉम ऑयल है उसका प्रसंस्करण के लिए एक इकाई स्थापित की गई थी। चीजें क्लियर? फिर देखें मार्च 2024 में राजस्थान सरकार की ओर से की गई नियुक्तियों के संबंध में,
मतलब क्या हुआ, राजस्थान सरकार ने, आपको पता है मार्च 2024 में बहुत सारे जो बोर्ड हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। तो देखिए इसमें बात करें किसान आयोग, तो कौन या पीपी चौधरी किया, कैसे हो गया, अच्छा हाँ यही गलत है, ये गलत है। देखो हमें क्या बताया था, असगन बताना था, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर कौन होगा, सीआर चौधरी होंगे, सीआर चौधरी। राइट ऑप्शन क्या होगा, ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो गया। किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपके सीआर चौधरी। जंतु कल्याण बोर्ड के कौन है, जसवंत सिंह विश्नोई। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड के कौन है, प्रेम सिंह बाजोर। और श्री यादे माटी कला बोर्ड के कौन है, प्रहलाद टाक। तो थोड़ा सा ये देख लेना, देवनारायण जो देवनारायण बोर्ड है उसके कौन है, ओम प्रकाश बडाना। कौन है, देवनारायण बोर्ड। यहाँ पे एक और लिख लो, देवनारायण बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है आपके ओम प्रकाश भडाना। कौन है, ओम प्रकाश भडाना है। चीजें क्लियर हो गई। फिर देखो आगे बात करें, मार्च 2024 में विभिन्न पुरस्कारों हेतु की गई घोषणा के संबंध में असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो देखो पहले लिखा हुआ है एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था, मिशेल लेटाग्रेंट को। फिर लिखा हुआ है संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 टीएम कृष्णा को। फिर आगे लिखा हुआ है आपके इरास्म पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को। और फिर लिखा हुआ है पुलित्जर पुरस्कार 2024 क्रिस्टीना प्लिजकोवा को। देखो क्रिस्टीना प्लिजकोवा की बात करें तो आपको पता होगा ये क्या है, इन्हें मिस वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया था 2023, मिस वर्ल्ड है वो जिन्होंने जीता था 2023 को। तो पहली बात तो गलत कौन सा हो गया, ये गलत हो गया। अब हम बात करें प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए प्रदान किया गया था, तो रिकेन जो यामागोटा है उनको दिया गया था। किनको, रिकेन, या आप सीधा याद रखना यामागोटा, यामागोटा। क्लियर, इन्हें प्रित्जर पुरस्कार दिया गया था। तो ये राइट ऑप्शन हो जाता है, हमें गलत ही बताना था कि असत्य कौन सा है। और ये क्रिस्टीना प्लिजकोवा है, इन्हें मिस वर्ल्ड 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखो आगे लिखा हुआ है महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता। तो पहली बात तो आपको ये पता रहना चाहिए ये इसका कौन सा संस्करण है, दूसरा संस्करण है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता, तो इसके बारे में बात करें तो दीप्ति शर्मा है, उन्होंने जीता था। किन्होंने, दीप्ति शर्मा ने जीता था। चीजें क्लियर है। वहीं हम बात करें कि विजेता कौन रहा था, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है वो विजेता रहा था। उप विजेता कौन रहा था, तो दिल्ली कैपिटल्स है वो उप विजेता रहा था। क्रिकेट के बारे में आपको सारी चीजें पता ही होगी। फिर देखो आगे बात करें, मार्च 2024 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो हम बात करें तो इसमें एक चीज आपको ये पता रहना चाहिए, नायब सिंह सैनी कौन है, ये क्या है, ये हरियाणा के क्या है, नए सीएम है। कौन है, नए मुख्यमंत्री है। और हम बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके राहुल सिंह। यहाँ पे राइट मत लगा देना, ये राहुल सिंह है वो होगा राइट आंसर। और नायब सिंह सैनी कौन है, हरियाणा के सीएम है। फिर जब आगे बात करें, मार्च 2024 में नेपाल के किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित की थी। अब नेपाल ने क्या किया कि अपनी पर्यटन राजधानी है वो अलग घोषित की थी। किसको, पोखरा को। पोखरा है ये गंडकी प्रांत है वहां पर है। और इसको यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, पर्यटक है वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसके लिए जो पर्यटक राजधानी है वो किसे घोषित कर दी है, पोखरा को घोषित कर दी है। थोड़ा सा याद कर लेना, एग्जाम में हो सकता है ये चीजें आपसे पूछी जा सके। जब आगे बात करें, मार्च 2024 में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना निम्नलिखित में से कहां पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई थी। देखो कब, एक तो इसकी डेट आपको याद रखना है, कब, 8 मार्च 2024। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये योजना लॉन्च की गई थी। और हम बात करें 8 मार्च को तो ये, और 11 मार्च को जो नमो दीदी ड्रोन योजना थी ना, जिसमें 104 जो स्वयं सहायता समूह है उनको ड्रोन दिए गए थे, जहां पर महिलाएं क्या करेगी, ड्रोन चलाएगी। तो वो चीज कहाँ, गड़ेपान कोटा में मोदी जी द्वारा दिए गए थे। वो चीज याद है आपको, आपके ड्रोन नमो दीदी योजना वो कब शुरू हुई थी, 11 मार्च को। और ये कब हुई थी, 8 मार्च को। तो दोनों की डेट जरूर याद कर लेना। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आयुष्मान को पायलट, देखो शुरू में क्या हुआ था, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। और फिर अप्रैल 2024 में इसको कहा गया था कि पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में ही लागू होगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां पे लागू की गई थी, तो 12 फलौदी और भरतपुर में। यहाँ पर 12 फलौदी और भरतपुर में लागू हुई थी। कहां पर नहीं हुई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, तो बांसवाड़ा में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, बांसवाड़ा में। अब आपसे क्या पूछे कि मां वाउचर जो योजना है वो कहां पर शुरू की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, तो क्या बताओगे, 12 फलौदी और भरतपुर में। फिर अप्रैल 2024 में कह दिया गया था ये पूरे राजस्थान में लागू होगी। इसमें होता क्या है, तो इसमें एक जो
प्रेग्नेंट कोई महिला है तो उसके सोनोग्राफी कराना आवश्यक रहता है, आपको पता ही है। तो इसके लिए क्या कहा है सरकार ने, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, इतने इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए जो महिलाएं हैं वो क्या सोनोग्राफी नहीं करवा पाती है। इसलिए सरकार ने क्या कहा कि हम क्या करने वाले हैं कि जैसे आपके घर के पास में या आपके जो नजदीकी एरिया है वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की सुविधा है तो आप तुरंत जाओ और वहां पे सोनोग्राफी करवा लो। अब जिनके पास में सोनोग्राफी सुविधा नहीं है तो वो जो महिला क्या कर सकती है, तो उसे एक क्यूआर आधारित एक पर्ची दी जाएगी, वाउचर दिया जाएगा। उस वाउचर के तहत वो किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी निजी हॉस्पिटल है उसमें जाकर भी क्या करा सकती है, सोनोग्राफी करवा सकती है। ये है आपके माँ वाउचर योजना। चीजें क्लियर? फिर देखो आगे बात करें, भारतीय ओलंपिक संघ में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। हम बात करें जो पेरिस ओलंपिक है उसके बारे में बात करें तो इसके लिए ध्वजवाहक किन्हें बनाया गया है, तो इन्हें बनाया गया है शरद कमल को। ये आपको पता है टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और जो 21 मार्च 2024 को इन्होंने गए थे यहाँ पर ध्वजवाहक बने थे। फिर देखो हम बात करें निम्नलिखित में से कहाँ के उत्पाद तिरंगा बर्फी और ढलवा धातु शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। तो देखो हम बात करें ये कहाँ का है, तो ये वाराणसी का है। कहाँ का है? वाराणसी के हैं ये दोनों। और जो चेन्नई में जो जीआई टैग है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, उसके द्वारा ये बताया गया था कि एक तो तिरंगा बर्फी और एक जो ढलवा धातु शिल्प है। अब तिरंगा बर्फी का मतलब क्या है? तिरंगा बर्फी का मतलब है कि यहाँ पर क्या होती है, एक बर्फी होती है, ऐसी एक मिठाई होगी, तिरंगा होगा, उसमें केसरिया सफेद हरा जो रहता है, केसरिया में ये क्या करेंगे, जो केसर है उसका इस्तेमाल कर देते हैं, सफेद में काजू और जो मावा होता है वो यूज में लेते हैं, और हरे में जो पिस्ता की चीजें हैं वो यूज में लेते हैं, और इसको जीआई टैग दिया हुआ है। ये स्वाधीनता संग्राम है उससे भी जुड़ी हुई मिठाई है। कैसे? तो यहाँ पर क्या हुआ था, पहले जैसे कोई गुप्त कोई मीटिंग हो रही है, कोई चीजों को लोगों के बारे में बताना है कि भाई हम ये मीटिंग कर रहे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया था, चुपचाप जाके मिठाई दे दी जाती थी। मिठाई देते आदमी समझ जाता था कि भाई हाँ ये इसका भारत का इसमें मैप बना हुआ है, इसका मतलब ये स्वाधीनता संग्राम के लिए ये चीजें बताई जा रही है। तो इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। ढलवा लोहे में तो ढलवा लोहे की मूर्तियां वगैरह, लोटे, ऐसी चीजें बनाई जाती है। कहाँ की है ये? तो वाराणसी की है, याद रह जाएगी। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राजस्थान के 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो मैंने पहले ही बता दिया कितना, आपके 62.10% का क्या हुआ था, मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा बाड़मेर में मतदान दर्ज किया गया था। चीजें क्लियर हो गई। और एक चीज ये भी याद रख लेते हैं आप, 4.84% की क्या दर्ज की गई थी, कमी दर्ज की गई थी, ये भी थोड़ा याद कर लेना। फिर देखो आगे बात करें, ये सूचकांक मैंने बता ही दिए थे। आगे लिखा है कौन सा देश नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां, अब तो देखो आगे चली गई थी, हमने 109वां पढ़ लिया था, अब हम बात करें 95वां, तो कौन सी बात करें इसके बारे में बात करें तो चिली बना था। अभी जो माल्टा बन गया है आपको पता ही है, इस तरह की बात है नवंबर की, तो इसमें चिली को नवंबर वाला करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं। और आपको याद होगा कि जो आपके ISA है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी स्थापना 2015 में फ्रांस के राष्ट्रपति और जो अपने मोदी जी हैं उन्होंने मिलकर COP21 में इसकी शुरुआत की थी। चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। तो फिर देखो आगे बात करें, निमोनिया से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए देश भर में कौन सा अभियान नवंबर 2023 में से 28 फरवरी 2024 तक चलाया गया जाएगा, नहीं आएगा, अब ये तो पुरानी खबर हो गई, तो चलाया गया होगा, चलाया गया था। ठीक है, अब देखो इस कार्यक्रम का नाम क्या, सांस कार्यक्रम था। किसके लिए था ये था कि जो शिशु हैं उसमें जो निमोनिया होता है उसको कम करने के लिए कब से कब तक, नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक चलाया गया था। चीजें क्लियर है। काम क्या है, सांस, नाम है सांस। केंद्रीय सूचना आयोग ने के 12वें नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया का संबंध राजस्थान के किस नवगठित जिले से है। तो इसके बारे में बात करें तो इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है डीग जिले से। डीग आपको पता है भरतपुर से अलग हुआ था, इस जिले से है, आपसे भरतपुर का जो डीग जिला है वहां से हुआ था, सॉरी भरतपुर से अलग होकर जो डीग जिला बना था वहां से है। आगे लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी का 23 नवंबर 2024 को निधन हो गया है। इन्होंने सेवानिवृत्ति के पश्चात किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका दी थी। तो देखो ये तमिलनाडु के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं। कौन फादर, उनका क्या हो गया है, नवंबर में इनका निधन हो गया है। साथ ही हम बात करें 96 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था, और किसी भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली ये पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी। चीजें क्लियर है। आगे हम थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा ये युद्ध अभ्यास है। लिखा हुआ है भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, सूर्यकिरण होता है। बिल्कुल सही बात है, सूर्य किरण होता है। भारत और श्रीलंका के पास में मित्र शक्ति, भारत और अमेरिका में वज्र प्रहार, सारे सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। फिर देखो आगे देखें, आगे लिखा है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद होगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
और को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ने में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो देखो हम बात करें कि 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसमें भारत के 2 देशों को हम बात करें शहरों को शामिल किया गया था। कौन कौन से शहर हैं? तो एक तो है आपके हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी, कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। किसको? कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। टोटल जो 55 शहर है उनको शामिल किया गया था, जिसमें 2 कौन से थे? अपने भारत वाले थे। ग्वालियर की बात करें तो ये संगीत का शहर इसे कहा जाता है और कोझिकोड को साहित्य का शहर कहा जाता है। ग्वालियर का आपको पता ही है संगीत का शहर और कोझिकोड को साहित्य का शहर कहा जाता है। याद आ जाएगा, कोझिकोड को साहित्य का शहर। और हम बात करें 2015 में वाराणसी को इसमें क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था और 2017 में चेन्नई को शामिल किया गया था। चीजें क्लियर हो गई। फिर देखो आगे बात करें, किस देश विश्व के सबसे बड़े एकल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन नवंबर 2023 में किया गया है? मतलब किस देश में किया गया है, इसके बारे में हम बात करें तो किस देश में किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। वहां पर संयुक्त अरब अमीरात में, वहां पर जो आबू धाबी है उसमें किया गया था। इनका लक्ष्य है कि हम क्या करें 2050 तक, कब तक? 2050 तक जो कार्बन इमिशन है उसको कितना कर दें? 0 कर दें। भारत ने कहा है कि भाई साहब हम 2070 तक करेंगे, तुम करना 2050 तक। ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर पीएम पीवीटीजी मिशन लॉन्च किया गया था? देखो पीवीटीजी मिशन के बारे में बात करूं, इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स। क्या नाम है? मेरे साथ बोलो वापस, आपके प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल, वनरेबल मतलब जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, ट्राइबल ग्रुप इसका पूरा नाम है। झारखंड का जो खूंटी है वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। झारखंड में खूंटी बना हुआ है, खूंटी टांगने वाली जो खूंटी होती है ना, वहां से जो जनजातीय गौरव दिवस है जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। इस अवसर पर जो मिशन पीवीटीजी है वो लॉन्च किया गया था। कहां से किया गया था? झारखंड के खूंटी से। कब? 15 नवंबर को। तो सही से लिख देता हूं, 15 नवंबर को जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय क्या मनाया जाता है? गौरव दिवस मनाया जाता है उस दिन। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। फिर देखो आगे बात करें, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो देखो पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनका सॉन्ग का नाम था प्रोफेट सॉन्ग। प्रोफेट सॉन्ग के लिए इनको दिया गया था। इनकी जो कृति है उसका नाम है प्रोफेट सॉन्ग और नाम क्या है? पॉल लिंच। फिर देखो आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को नवंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया था? देखो क्या पूछा है? शामिल नहीं किया गया था। तो देखो पहले तो है आपके डायना इडुली, देखो इडुलजी नाम है इनका, शायद इडुलजी, डू आदल है और जी, इडुलजी इनका नाम है। और फिर है आपके वीरेंद्र सहवाग, एंजेलो मैथ्यूज और अरविंद डी सिल्वा। तो देखो हम बात करें जो एंजेलो मैथ्यू है इनको शामिल नहीं किया गया था। शामिल किस किस को किया गया था? तो आपके डायना इडुलजी को, वीरेंद्र सहवाग को और अरविंद डी सिल्वा है, इनको शामिल किया गया था। इनकी बात करूं तो ये क्या है? श्रीलंका के खिलाड़ी है। कहाँ के हैं? श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं। और डायना इडुलजी है, उनके बारे में बात करें तो ये क्या है कि महिला क्रिकेटर है। चीजें क्लियर है। वीरेंद्र सहवाग को तो आप अच्छे से जानते ही हो। फिर देखो आगे बात करें, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर है वो क्या था? तो देखो इसके शुभंकर की बात करें तो जो मोगा है वो क्या था? शुभंकर था। याद रखना है आपको, यहाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन था? मोगा शुभंकर था। टॉप पर कौन रहा था? तो महाराष्ट्र है वो टॉप पर रहा था। टॉप पे कौन था? महाराष्ट्र कौन था? टॉप पर था। सबसे अच्छी रैंक महाराष्ट्र की आई थी, उसने 228 पदक जीते थे। 228 पदक इसने जीते थे। कितने पदक? 228 इसने पदक जीते थे। तो अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान 13वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर? राजस्थान भी लिख लो, चलो 13वें स्थान पर राजस्थान था। चीजें क्लियर हो रही है। फिर देखो आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य के उत्पादन किश्तवाड़ केसर को नवंबर 2024 को जीआई टैग प्रदान किया गया था? आपको याद होगा किश्तवाड़ केसर कहाँ का है? तो ये आपके बात करें जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ केसर है, जिसको सुरमे किश्तवाड़ क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। फिर देखो आगे देखें, लिखा हुआ है यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा दिसंबर 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार
विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो देखो अफीम उत्पादक देश के बारे में बात करूं तो पहले जो अफीम उत्पादक देश था वो कौन सा था? अफगानिस्तान था। लेकिन अब कौन है? तो अब म्यांमार है वो सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन है वो क्या करता है? वो कहता है कि जो अफीम है उसका उत्पादन नहीं होना चाहिए, इसके लिए गहरे प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके कारण 95% तक जो उत्पादन है अफगानिस्तान में वो कम हो गए हैं, क्योंकि तालिबान नहीं चाहता है कि क्या करें, अफीम का उत्पादन किया जाए। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि 95% जो उत्पादन है वो कम हो गया है और म्यांमार है वो बढ़ गया है। म्यांमार ने 2023 में 1080 मीट्रिक टन उत्पादन किया है। कितना? 1080। इतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना टॉप पर कौन है? म्यांमार है। पहले कौन था? आपके अफगानिस्तान था। चीजें क्लियर है? आगे हम बात करें जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तो देखो इसके बारे में बात करें तो भारत का स्थान कौन सा था? 7वां स्थान था। भारत का कौन सा स्थान था इसमें? इस रिपोर्ट में भारत का 7वां स्थान था। वहीं मैं बात करूं प्रथम 3 पर कोई नहीं था। शुरू में जो 1 2 3 रैंक होते हैं उस पर कोई नहीं था। टोटल 63 देश इसमें शामिल हुए थे। देखो बात करें प्रथम 3 पर कोई नहीं था। प्रथम 3 जो 1 2 3 रैंक है वो किसी को नहीं मिली, और चौथी किसको मिली? तो वो मिली डेनमार्क को। फोर्थ पे कौन था? वो था आपके डेनमार्क था। टोटल देश किसने? तो 63 देश की रैंकिंग जारी की गई थी और भारत का स्थान कौन सा आया था? तो भारत को 7वां स्थान इसमें मिला था। पहले भारत का पिछली जो रैंकिंग जारी की थी 2023 में, उसमें भारत का 8वां स्थान था। अब कौन सा हो गया है? 7वां स्थान हो गया है। चीजें क्लियर हो गई? अब देखो हम बात करें नवंबर दिसंबर 2023 में कहां पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था? तो देखो जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ये किया गया था यूएई में। इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? तो 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। दुबई यूएई में इसका आयोजन किया गया था और इसमें मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। और हम बात करें तो अध्यक्ष कौन थे इसके? तो सुल्तान अहमद अल जोबैर है वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। थोड़ा सा याद रख लेना। कहां पर? यूएई में। फिर देखो आगे बात करें दिसंबर 2023 को दुनिया का सबसे बड़ा परिचालन प्रायोगिक परमाणु संयंत्र रिएक्टर कहां पर शुरू किया गया था? देखो इस रिएक्टर के बारे में बात करें तो जापान में जो टोक्यो है वहां पर इसकी शुरुआत, जो सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है उसकी शुरुआत की गई थी। ये कहा जाता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है वो इस प्रकार का एक रीजन है। ये इसका तापमान बहुत ज्यादा है। हम बात करें लगभग 2 करोड़ सेल्सियस डिग्री का इसका तापमान है और बहुत, जिसमें जो आपको पता है इसमें इसी यहाँ पर कहां पर शुरू किया गया है? टोक्यो जापान में शुरू किया गया है। और ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रिएक्टर है। फिर हम बात करें गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन होंगे? देखो ये तो हमने देख लिया था कौन होंगे। इमैनुअल मैक्रोन हुए थे। ये हमने वापस देख लेते हैं, देख लिया है। डाकघर विधेयक 2023 किस पुराने विधेयक का स्थान लेगा? तो देखो जो आपको पता होगा तो अभी विधेयक में चेंज किए गए थे, तो उसमें डाकघर जो विधेयक है उसके लिए किसका स्थान ले रहा है? जो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 वाला जो था उसकी जगह कौन सा आ गया है? 2023 वाला नया विधेयक आ गया है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें मिली थी? तो देखो भाजपा को कितनी मिली थी? टोटल 115 सीटें मिली थी। कांग्रेस को कितनी मिली थी? 70 सीटें मिली थी। टोटल महिलाएं कितने जीत कर आई? 20 जीत कर आई। 9 किसकी थी? बीजेपी की। 9 किसकी? कांग्रेस की। 2 कौन सी? निर्दलीय। और इन टोटल 20 महिलाओं में से 2 कौन बनी? मंत्री बनी दिया कुमारी। और हम बात करें एक का दिया कुमारी और कौन? ठीक, आगे देखेंगे, नाम याद नहीं आ रहा है अभी। अभी मैंने आपको पहले बताया भी था दिया कुमारी और, चलो ठीक, आगे देखें। तो दिसंबर 2023 को विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहां पर किया गया है? पोर्टेबल मतलब क्या हो गया कि पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। तो वो कौन सा है? तो वो है आपको गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया था एक पोर्टेबल अस्पताल, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। इसको आरोग्य मैत्री एंड क्यूब कहा गया था। कब की बात है? 2 दिसंबर 2023 की बात है। इसमें क्या पोर्टेबल है मतलब इसमें सारी चीजें रहती है। मिनी आईसीयू हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, और जितना जो एक्सरे वाली मशीन है, ब्लड वगैरह सारी चीजें इसमें रहती है। यूनेस्को ने अपनी 18वीं बैठक के दौरान अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर लिया है। इंपोर्टेंट है, इसको जो गरबा है उसको इसमें शामिल कर दिया गया है। अमूर्त जो धरोहर है उस सूची में इसको शामिल कर दिया है। किसको? आपके गरबा को। क्या रह जाएगा? ये कौन सा था? ये अब बात करें इसमें बात करें 2023 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। 2017 में कुंभ मेला को इसमें शामिल किया गया था। और अब किसको कर दिया है? आपके गरबा गुजरात को, जो गुजरात में जो गरबा डांस होता है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। चीजें याद रह जाएगी क्या? यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है?
फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा जारी 2022 के भारत में अपराध शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराधों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो साइबर अपराधों के बारे में बात करें तो जो मैंने जो कांस्टेबल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने आपको रिपोर्ट अलग से पढ़ाई थी, एनसीआरबी की रिपोर्ट, उसमें भी मैंने बताया था कि 24.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 24.4। जो कांस्टेबल वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने तो बिल्कुल देखते ही इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। फिर देखो आगे लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र जिसका नाम क्या है, सर्ववेद मंदिर है, उसका उद्घाटन कहां पर किया था? तो आपको पता होगा, ये भी चीजें हमने पढ़ी थी, कहां पर? वाराणसी में। वाराणसी में इन्होंने बनाया था। जहां पर हम बात करें कब की बात है, इसका उद्घाटन किया गया था 18 दिसंबर 2023 को इसमें उद्घाटन किया गया था। इसमें 4000 दोहे लिखे गए हैं। 20,000 लोगों के बैठने की यहाँ पर क्या है, जगह है जहां पर बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। चीजें क्लियर? कहां पर है? वाराणसी में है। फिर देखो आगे बात करें, प्रोजेक्ट 15B की किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक नौसेना में 26 दिसंबर 2023 को शामिल किया गया था? देखो इसके बारे में बात करें तो आईएनएस इंफाल है, इसको इसमें शामिल किया गया था। किसको? आईएनएस इंफाल को शामिल किया गया था। किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह जो अपने रक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा इसको शामिल किया गया था। फिर हम बात करें, भारतीय वायुसेना द्वारा भारत में विकसित किए गए एयर डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? तो देखो इसका नाम है आपके, हम बात करें इसका नाम है समर। क्या नाम है? समर इसका नाम है। फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, ये है आपके समर का पूरा नाम। मेरे साथ बोलो, याद कर लेना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। बोलो सरफेस टू एयर, बोलो वापस बोलो, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड। एश्योर्ड मतलब बिल्कुल निश्चिंत, और निश्चित मतलब एक बिल्कुल एश्योर्ड हो जाता है, बिल्कुल मैं तो श्योर हो गया हूं, वैसे एश्योर है। क्या? एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब वापस जो बदला लिया जाता है, रिटेलिएशन। तो क्या है? समर का पूरा नाम क्या है? SAMAR, इंग्लिश में लिखते हैं SAMAR, समर सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन, इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करता है? इसमें जमीन से हवा में वार किया जा सकता है, और इसमें आकाश मिसाइल भी लगाई जा सकती है। ये है आपके समर मिसाइल। जिस प्रकार आयरन डोम है इजराइल में, उसी प्रकार हमने समर विकसित किया है। चीजें क्लियर है? समर का थोड़ा नाम जरूर याद कर लेना। फिर देखो बात करें, दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व बैंक सबसे बड़े ऑफिस, ये विश्व बैंक सबसे बड़े ऑफिस कैसे आ गए भैया? ये क्या हो रहा है? लिखा है दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर, ये नहीं आएगा, विश्व का सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। तो ये कहां पर बनाया गया था? सूरत में बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? सूरत पर बनाया गया था। ये 9 मंजिला ऑफिस है, जिसमें लगभग 4700 से ज्यादा ऑफिस हैं। यहाँ पर जो डायमंड के जो व्यापारी हैं उनके लिए एक ऑफिस बनाया गया है। इसमें 9 मंजिला ये ऑफिस है, और यहाँ पर सारे जो ऑफिस हैं, जैसे जो व्यापार, जो डायमंड का जो व्यापार करते हैं, वो अपना ऑफिस खोल सकते हैं। कहां पर है? ये सूरत गुजरात में है। चीजें क्लियर? किस हवाई अड्डे को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु का जो केम्पागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके टर्मिनल 2 है, उसको घोषित किया गया है। यहाँ पर क्या है? हैंगिंग ट्रीज लगाए गए हैं। हैंगिंग ट्री मतलब ऊपर एक प्लांट जैसे लगाए गए हैं, बहुत ग्रीनरी बहुत शानदार है यहाँ पर, इसलिए ये पुरस्कार दिया गया था। फिर देखो आगे बात करें, 16वीं राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं जीत कर आई है? मैंने बता दिया था कितनी, 20 महिलाएं जीत कर आई थी। चीजें क्लियर है यहाँ पर? तो फिर देखो आगे लिखे, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तहत 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया था? तो आपको बताया था मैंने, शहीद पूनम सिंह स्टेडियम है, जो कि कहां पर स्थित है? जैसलमेर का जो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। चीजें क्लियर है? और उसमें अपने जो राष्ट्रपति जी है वो भी थे, द्रौपदी मुर्मू जी, और कलराज मिश्र है जो अपने राजस्थान के राज्यपाल है, वो भी इसमें शामिल है। चीजें क्लियर हो गई? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा किसे 2023 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। किन्हें? गजय सिंह राजपुरोहित हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी कृति का नाम क्या है? पड़कती प्रीत। क्या नाम है? पड़कती प्रीत। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। रट लो इसको, क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट है। डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। इनकी कृति का नाम पूछा जाता है, नाम क्या है? पड़कती प्रीत। याद आ जाएगा पड़कती प्रीत। फिर देखो आगे बात करें, अगली बात, केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय में किन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई थी? देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो किन्हें प्रदान किया गया था? ये किया गया था चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। किसको? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को प्रदान
किया गया था। चीजें क्लियर है। फिर आगे लिखा हुआ है किन्हें वर्ष 2023 के लिए निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसके बारे में बात करें तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, डेनियल बेरेनबॉइन और अली अबू अब्बास को दिया गया था। डेनियल बेरेनबॉइन है ये क्या पियानो वादक है, क्या बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, और अली अबू अब्बास है उन्होंने जो फिलिस्तीन है वहां पर जो आपको पता युद्ध वाली चीजें चल रही थी तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है उसके द्वारा ये जो पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। ये जो डेनियल बेरेनबॉइन है ये जो पियानो बजाते हैं ये कहाँ के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं। फिर देखो आगे देखें, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 में 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था। तो देखो व्यास सम्मान के बारे में बात करें तो ये किसे प्रदान किया गया था, ये पुष्पा भारती जी को दिया गया था। इसको पुष्पा भारती जी को दिया गया था। और इसके बारे में बात करें तो इनकी जो कृति है वो उसका नाम है यादें यादें और यादें। क्या है, यादें कोमा यादें और बहुत सारी यादें। नाम याद रह जाएगा क्या, कृति है, इनको नाम याद रखना। इसमें 4 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। साथ ही जो पिछले 10 वर्ष में जो हिंदी में जिसने बहुत शानदार काम किया है उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। यादें यादें और यादें। फिर देखो आगे बात करें, घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट के सत्र 2023-24 का विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट किसने जीता है। तो देखो विजय हजारे टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो ये किसने जीता है, हरियाणा ने जीता है। किसने जीता है, हरियाणा ने जीता है। हरियाणा वर्सेस राजस्थान के बीच में हुआ था, हरियाणा जीत गई थी, राजस्थान हम बात करें तो दूसरे स्थान पर रही थी। फिर देखो आगे बात करें, 1 दिसंबर 2023 को कौन भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। देखो हम बात करें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है तो बनी है वैशाली, हम बात करें वैशाली रमेश बाबू। कौन बनी है, वैशाली रमेश बाबू बनी है। इनकी उम्र कितनी है तो ये 22 साल के हैं। तो ये क्या बनी है, हम बात करें ग्रैंड मास्टर भी बन गई है जो कि शतरंज में होता है। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। देखो पैरा गेम है, पैरा मतलब जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए जो गेम होते हैं उसे बोला जाता है पैरा गेम। कहां पर आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था कहां पर, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच में। ये क्लियर है। यहाँ पर 7 गेम का आयोजन किया गया था। सबसे फर्स्ट रैंक पर कौन रहा, तो हरियाणा रहा था टॉप पर। कौन रहा था, हरियाणा इस पर टॉप पर रहा था जिसने 40 गोल्ड मेडल जीते थे। हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो दूसरे स्थान पर यूपी रहा था। राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, राजस्थान था 6ठे स्थान पर। कौन से स्थान पर थे, 6ठे स्थान पर कौन था, राजस्थान था। चीजें क्लियर है। फिर देखो आगे बात करें तो देखो यहां तक आपका कंप्लीट जो करंट अफेयर की चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। लगभग हमने 121 स्लाइड मतलब मैं कह सकता हूं कि लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने नवंबर से लेकर दिसंबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। मुझे बताओ अब किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है, कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो को आपके सभी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको शेयर करना है। काफी दिन से आपकी डिमांड आ रही थी कि सर करंट लाओ, तो अब फाइनली करंट आ गई है। तो आपको भी आपका काम करना है, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी तो करना ही है। साथ ही पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपके ये भी कमेंट रहता है कि सर इस वीडियो की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन RS, ये जो वीडियो चल रही है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई होगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको जल्द ही इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाकी कोई भी इशू हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो सारी चीजें कोई भी आपके दिमाग में चीजें हैं तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।